हेलो एंड वेलकम। आज देसी टेक स्कूल में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फॉर्मूला और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब चाहे आपका कोई जॉब इंटरव्यू आ रहा हो या कोई एक एक्सेल का टेस्ट आ रहा हो, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। इस ट्यूटोरियल के बाद आपको फॉर्मूला और फंक्शन के बारे में सब जानकारी हो जाएगी। हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से कि फंक्शंस को किस तरह से सेल में डाला जाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता एडवांस्ड एरियाज को भी हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो के एंड तक आप फॉर्मूला और फंक्शंस में बिल्कुल प्रो हो जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फाइल का लिंक है जो मैंने इस पूरे वीडियो में यूज किया है, तो आप उसको डाउनलोड करें और मेरे साथ फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी फाइल जो देसी आइसक्रीम फैक्ट्री के बारे में हमें डेटा देती है, उसमें हमें मालूम करना है कि हमारा रेवेन्यू कितना कमाया है हमने। तो बगैर कोई फॉर्मूला या फंक्शन डाले हम अपने डेटा को सिलेक्ट करते हैं, और इसे सिलेक्ट करते ही नीचे हमें इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि एवरेज, काउंट और सम। कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला डाले बगैर हमें पता चल गया है कि इन तीनों का सम 38 है। अब अगर इस सम पे हम क्लिक करें तो ये इसको ऑटोमेटिकली कॉपी कर देता है। यहाँ पे आके हम इस कंट्रोल वी पे प्रेस करें तो इस आंसर को ये नीचे से ऊपर पेस्ट कर देता है। तो आपने देखा कि बगैर किसी फॉर्मूला या फंक्शन को इन सेल्स में डाले हमें आंसर मिल गया है। अब एक और फन सी ट्रिक ये है कि अगर हम इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे और न्नीचे यहाँ आकर किसी भी एवरेज या काउंट या सम पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ एक ये मेनू ऑप्शन खुलता है। इसमें हम न्यूमेरिकल काउंट, मिनिमम या मैक्सिमम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब कहें जैसे कि हमें मिनिमम चाहिए इस नीचे बार में, कि जब भी हम किसी नंबर्स को सिलेक्ट करें हमें मिनिमम भी दिखना चाहिए, तो हम उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। नीचे आएंगे, अब हम अपने डेटा को फिर से सिलेक्ट करके देखेंगे, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू भी दिखा रहा है। तो आपने देखा बगैर कोई फॉर्मूला या फंक्शन डाले हमें बहुत जल्दी सिर्फ डेटा को सिलेक्ट करके ही उसके बारे में काफी कुछ पता चल गया। लेकिन ये ट्यूटोरियल तो सिर्फ फॉर्मूलाज और फंक्शंस के बारे में है, तो चलिए अब हम अपना पहला फॉर्मूला इस सेल में डालते हैं। इसके लिए हम इस 38 को जो हमने पहले नीचे से कैलकुलेट किया था उसे डिलीट करेंगे। अब एक्सेल में सबसे पहले जब भी आपको कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करना है तो उसके लिए हम इक्वल टू साइन डालते हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे अपना पहला वैल्यू डालेंगे जो 15 है, फिर प्लस साइन डालेंगे, फिर 13 डालेंगे, फिर प्लस साइन और फिर 10। ये तीनों वैल्यूज मैंने यहाँ से ली हैं। यहाँ पे 15 है, फिर यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 10 है। ये तीनों सिलेक्ट करके मैं एंटर प्रेस करूंगी। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करती हूँ हमें इन तीनों नंबर्स का एडिशन मिल जाता है, उसकी टोटल आंसर मिल जाता है। ये फॉर्मूला आप यहाँ ऊपर भी देख सकते हैं कि आपने क्या एंटर किया था। तो मुबारक हो, आपने अपना सबसे पहला फॉर्मूला एंटर कर दिया है। अगर आपको इसमें कोई चेंजेस करनी है तो आप यहाँ ऊपर फॉर्मूला बार में जाकर इसमें कोई भी चेंज डाल सकते हैं। चाहे हमें नंबर शायद 10 की जगह 1 डालना हो, वो डाल के हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, या हमें कुछ और नंबर ऐड करना हो, 10 की जगह हमें 15 और ऐड करना है उसमें, वो भी कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बार हर फॉर्मूला को चेंज करने के काम आएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करने में मसला ये है कि सबसे पहले हम लोग अपनी ओरिजिनल वैल्यूज पे आते हैं कि कोई भी चेंज अगर इन नंबरों में हो तो वो चेंज इधर नहीं आता। जैसे कि अगर हम यहाँ 15 की जगह 10 डालें, एंटर दबाएं, तो ये नंबर यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ, यहाँ पे वो अभी भी 15 ही दिखा रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमने नंबर्स को हार्ड कोड किया है। हमें अब सेल रेफरेंस यूज करके कैलकुलेशन को देखना है। तो इनको हार्ड कोड करने की जगह अगर हम सेल रेफरेंस यूज करेंगे तो जैसे ही ये नंबर्स चेंज होंगे वैसे ही हमारा रिजल्ट भी चेंज होगा। उसके लिए हम यहाँ इसको डिलीट करेंगे सबसे पहले, और हम यहाँ पे 15 डालने की जगह इसका सेल रेफरेंस डालेंगे जो है B2।
तो हम लिखेंगे B2। फिर हम डालेंगे हमारा प्लस साइन। जैसे ही हम B2 लिखते हैं वो सेल एक कलर्स के बॉक्स से हाईलाइट हो जाता है। फिर हम लिखेंगे C2, वो दूसरे कलर से हाईलाइट हो जाएगा ताकि आपको नजर आ सके कि कौन सा सेल सिलेक्ट हुआ है। और फिर हम डालेंगे D2। ये तीनों सेल रेफरेंस डालते ही जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा आंसर इन तीनों की एडिशन वैल्यू ही दिखाएगा। इसमें फायदा ये है कि जब हम इन नंबर्स को अपडेट करेंगे तो ये वैल्यू भी ऑटोमेटिकली अपडेट होगी। तो अब जैसे हमने यहाँ पे 10 की जगह 12 डालते हैं, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी उसके साथ साथ ये बॉक्स भी या इसका रिजल्ट, टोटल रिजल्ट भी अपडेट हो गया। सेल्स को सिलेक्ट करने का एक और आसान तरीका भी है। आप उनके सेल रेफरेंसेस की एक एक वैल्यू सेल में या फॉर्मूला बार में डालने की जगह आप अपना कीबोर्ड या अपना माउस का पॉइंटर भी यूज कर सकते हैं अपने सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए। तो इस एग्जाम्पल में हम फिर से इस टोटल को डिलीट करते हैं और लिखते हैं इज इक्वल टू साइन। और फिर सबसे पहले मैं अपना सेल B2 सेलेक्ट करने के लिए अपने माउस के पॉइंटर को लाके उस सेल पे क्लिक करती हूँ। उसे क्लिक करते ही वो ब्लू कलर में हाईलाइट हो जाता है और उसी कलर में हमारा सेल रेफरेंस भी लिखता है। फिर हम प्लस साइन डालेंगे और फिर अपना दूसरा सेल सेलेक्ट करेंगे। वो भी उसी कलर में हाईलाइट होगा जिस कलर में उसका सेल रेफरेंस हमारे फॉर्मूला बार में आया है। और तीसरे के लिए भी हम प्लस साइन डालेंगे और फिर अपने तीसरे सेल को सिलेक्ट करके एंटर पे प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही हमें इसका टोटल रिजल्ट मिल जाता है। और आखिर में एक और तरीका है जो मैंने बताया था आपको कीबोर्ड यूज करके। तो इसे फिर हम लोग डिलीट करके फिर स्टार्ट करेंगे। मैंने इज इक्वल टू साइन डाला और अब मैं यूज कर रही हूं अपने कीबोर्ड के एरो वाली कीज। तो उसके लिए मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड वाली एरो की यूज करके अपने B2 सेल पे गई। मैं चाहूं तो C2 भी सेलेक्ट कर सकती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम अब B2 से। B2 सेलेक्ट करके फिर मैं प्लस साइन डालूंगी। उसके बाद फिर से मैं लेफ्ट हैंड साइड का एरो यूज करके C2 सेलेक्ट करूंगी। मैं राइट एरो पे क्लिक करती हूँ तो वो राइट मूव करता है। मैं लेफ्ट पे क्लिक करती हूँ तो वो लेफ्ट मूव करता है। ऊपर नीचे भी जा सकते हैं हम। इसी तरह से फिर हम प्लस साइन फिर से डाल के जब हम प्लस प्रेस करते हैं तो आपको ये दिखाई देगा कि यहाँ पे ये डॉटेड लाइंस खत्म हो जाती हैं। इसका मतलब ये सिलेक्ट हो चुका है। अब हम तीसरे पे जाएंगे और तीसरे पे पहुंच के ही हम लोग एंटर प्रेस करेंगे और उससे हमारा यहाँ टोटल वैल्यू आ जाता है। तो अब अगर हमें अपना टोटल रेवेन्यू पता चल गया है, हमने उसके लिए यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब हम जानना चाहते हैं कि हमारा टोटल कॉस्ट क्या है। उसके लिए हमें इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा। अब हम चाहें तो इसी तरह से जैसे हमने ये ऐड किया था एक एक करके इसे सेलेक्ट करके प्लस साइन डाल के ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये अगर हम बार बार करेंगे तो वो बहुत वक्त लेता है। तो उसकी जगह क्योंकि हमने ऊपर भी ऐड किया है और नीचे भी हमें उन्हीं कॉलम्स को ऐड करना है। हम यहाँ ऊपर वाले फॉर्मूला पे ऊपर वाले सेल पे आएंगे जहां पे हमने कैलकुलेशन की है और यहाँ पे एक छोटा सा डॉट है बिल्कुल राइट हैंड साइड के कॉर्नर पे नीचे। उस पे जब आप अपना माउस लेकर आएंगे तो वो व्हाइट प्लस साइन की जगह एक पतला सा ब्लैक प्लस साइन हो जाएगा। फिर आप अपने माउस के बटन को क्लिक करके दबा के रखें और नीचे ड्रैग करें। उसे ड्रैग करते ही जो फॉर्मूला ऊपर था वो नीचे कॉपी हो जाएगा और जो सेल रेफरेंसेस हैं वो भी अपडेट हो जाएंगे। इस सेल में B2, C2 और D2 ऐड हुए हैं, लेकिन इस नीचे वाले सेल में B3, C3 और D3 ऐड हुए हैं। जैसे ही मैंने फॉर्मूला बार पे क्लिक किया उसने उन सेल्स को सिलेक्ट करके दिखा दिया जो इस फॉर्मूला में कहीं भी इंक्लूडेड हैं। आप ऊपर चेक करके अपने फॉर्मूला को कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पे एडिशन हुआ है या किस टाइप का कैलकुलेशन हुआ है और कौन से सेल्स उसमें इस्तेमाल हुए हैं। फिर हम अब एंटर दबाएंगे और हमारा टोटल यहाँ पे कॉस्ट का टोटल नजर आएगा। अब चलते हैं हम प्रॉफिट की तरफ।
प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें रेवेन्यू में से कॉस्ट को निकालना होता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे इक्वल टू साइन, उसके बाद रेवेन्यू को सिलेक्ट करेंगे, फिर माइनस साइन और फिर कॉस्ट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। उससे हमें ये आंसर यहाँ पे मिला है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे ऊपर वाले फॉर्मूला को कॉपी करने के लिए नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, हम यहाँ पे भी वही कर सकते हैं। उसी को कॉर्नर पे लेकर आए आप अपने माउस के पॉइंटर को, और जैसे ही वो व्हाइट प्लस साइन से ब्लैक प्लस साइन बन जाए तो फिर आप अपने पॉइंटर अपने माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करें और फिर इसको राइट पे ड्रैग करें। एक और ड्रैग किया, मैंने 2 ड्रैग किए, और उससे हमें कॉस्ट और रेवेन्यू का सब्ट्रैक्शन वैल्यू मिल जाती है। तो जैसे ही मैं इधर फॉर्मूला बार पे क्लिक करती हूँ तो वो मुझे दिखाता है कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हुई हैं, कौन सा फॉर्मूला हमें यहाँ का वैल्यू दिखा रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही हम फॉर्मूला बार पे क्लिक करेंगे ये बताएगा हम 12 माइनस 7 कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम 13 माइनस 8 कर रहे हैं जो कि 5 है। तो अब आपको नजर आया होगा कि सारे फॉर्मूलाज हमने कितनी आसानी से एक सेल से लेकर दूसरे सेल में कॉपी कर दिए। ये वाला हम इधर भी कॉपी कर सकते हैं। तो ये आप बहुत अच्छा सा प्रॉफिट हमें नजर आ रहा है, लेकिन टैक्सेस भी हैं, तो टैक्स भी डिडक्ट हमें करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि फाइनल प्रॉफिट कितना है हमारा। तो अब हमें टैक्स कैलकुलेट करना है। टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हम प्रॉफिट को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके लिए हम यहाँ टैक्स के सेल में अपना फॉर्मूला डालेंगे, स्टार्ट करेंगे इज इक्वल टू साइन के साथ, और उसके बाद हम लोग सिलेक्ट करेंगे अपना प्रॉफिट की वैल्यू। अब आपको लगेगा कि यहाँ पे शायद मल्टीप्लिकेशन साइन के लिए हम x डालेंगे या कहीं से क्रॉस डालेंगे, लेकिन नहीं, एक्सेल में मल्टीप्लिकेशन के लिए हम ये स्टार वैल्यू, जिसको एस्ट्रिक्स बोलते हैं, एस्ट्रिस्क बोलते हैं, वो डालेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अपने टैक्स रेट को सिलेक्ट करेंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं ये हमें बताएगा कि इस प्रॉफिट में से कितना डॉलर वैल्यू टैक्स में जाएगा। अब हम इसी फॉर्मूला को दूसरे सेल्स में डालने के लिए या दूसरे कॉलम्स के लिए कैलकुलेट करने के लिए हम वही ड्रैग एंड ड्रॉप वाली टेक्निक यूज करेंगे। उसके लिए हम यहाँ कोने पे ला के और फिर इसको एंड तक सारे सेल्स के नीचे ड्रैग कर देंगे। अब आपको इसमें नजर आ रहा होगा कि यहाँ तो 0 आ रहा है, जबकि यहाँ पे तो 0.72 है। वो इसलिए कि जब हमने इसे ड्रैग किया तो हमने अपने टैक्स वैल्यू को फिक्स नहीं किया। तो जैसे ही हमने इस फॉर्मूला को इधर ड्रैग किया तो यहां से हमें पता चलेगा कि ये टैक्स रेट उसने H2 से पिक किया है। हम चाहते हैं कि टैक्स रेट वो हमेशा G2 से ही ले। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने फंक्शन में वापस जाएंगे और यहाँ G2 पे आकर G2 पे क्लिक करें, उसके बाद F4 की प्रेस करें। F4 प्रेस करते ही आपको यहाँ नजर आएगा कि यहाँ पे 2 डॉलर वैल्यूज जो हैं वो अ, अपनी कॉलम और हमारे रो से पहले डॉलर वैल्यू यहाँ पे ऐड हो गई है। इससे ये होगा कि जब हम लोग अपने फॉर्मूला को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये टैक्स का जो सेल रेफरेंस है ये अपडेट नहीं होगा, ये फिक्स हो जाएगा। तो अब हम एंटर प्रेस करते हैं, ये अभी भी 0.72 है। अब हम लोग फिर से इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। अब आपको नजर आएगा कि ये सारी वैल्यूज अपडेट हो गई हैं, और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करके यहाँ फॉर्मूला बार पे आती हूँ, अब इसने हमारा G2 का 12% टैक्स रेट ही लिया है। आगे वाले सेल रेफरेंसेस अपडेट नहीं किए, ये फिक्स वैल्यू G2 सेल को ही यूज किया है। इन फिक्स्ड सेल्स को हम एब्सोल्यूट रेफरेंस कहते हैं। जब हम इन सेल्स के आगे ये डॉलर साइन लगा के इनको फिक्स कर देते हैं, इनको एब्सोल्यूट रेफरेंस कहा जाता है। और इन वैल्यूज में जिसमें ये डॉलर साइन नहीं होता, इन्हें रिलेटिव रेफरेंस कहा जाता है।
हम रेफरेंसेस सिर्फ एक ही शीट में नहीं, दूसरे शीट से भी रेफरेंस कर सकते हैं सेल्स को। जैसे कि इस सेल में हमने इस टैक्स रेट को रेफरेंस किया है, ये आपको नजर आ रहा होगा, रेड बॉक्स यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। हम दूसरी शीट में भी रेफरेंस कर सकते हैं। अब इस एग्जाम्पल में मैं ये वाला रेफरेंस हटाती हूँ जो G2 सेल का है, और अब हम चलते हैं दूसरी शीट से रेफरेंस सेल पिक करने के लिए। उसके लिए हमारे पास, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे हमारे पास एक टैक्स रेट की शीट है। हम इधर से भी टैक्स रेट को रेफरेंस कर सकते हैं। तो उसके लिए हम बस अपना एस्टेरिस्क डालेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन साइन जो है, उसके बाद टैक्स रेट की शीट पे जाएंगे और अपने सेल या नए टैक्स रेट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम उसे सिलेक्ट करते हैं, वो यहाँ पे आप उसका रेफरेंस अपने फॉर्मूला बार में देख सकते हैं। अब हम लोग फिर से F4 की दबाएंगे ताकि ये एब्सोल्यूट या फिक्स्ड रेफरेंस बन जाए। तो जैसे हम F4 की दबाते हैं तो यहाँ पे ये दोनों तरफ कॉलम और रो से पहले डॉलर साइन आ जाता है, और फिर हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। और एंटर प्रेस करते ही आपको दिखाई देगा कि हमारा टैक्स रेट यहाँ पे अपडेट हो गया है और टैक्स जो है वो इंक्रीज हो गया है। इसी तरह से अगर हमें इसी टैक्स रेट को यहाँ पे अपडेट करना है तो हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और ये टैक्स रेट भी यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पे हमें फॉर्मूला में नजर आ रहा है, फॉर्मूला बार में, कि ये टैक्स रेट जो पिक कर रहा है ये कौन सी शीट से पिक कर रहा है। उस शीट का नाम जो है वो सेल रेफरेंस के पहले आ जाता है। हम चाहें तो हम इस टैक्स रेट को जो दूसरी शीट में अपडेटेड है, हम उसका एक नाम भी दे सकते हैं। तो हम चलते हैं अपनी दूसरी शीट पे जहाँ पे हमारा नया टैक्स रेट है, और उधर आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा ये सेल रेफरेंस इधर टॉप लेफ्ट पे है। तो ये सेल रेफरेंस A2 है, जैसे हमें ये दिखाई दे रहा है यहाँ A और 2। इसको हम लोग कोई और नाम दे सकते हैं, जैसे कि न्यू टैक्स रेट। अब हमें बार बार इस शीट पे आकर इस टैक्स रेट को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ ये नाम यूज करके ही इस सेल को या इस नए टैक्स रेट को रेफरेंस कर सकते हैं। तो चलिए इधर इस हमारे फॉर्मूला बार पे इधर जिधर हमने टैक्स रेट A2 सेलेक्ट किया हुआ था उसको हम लोग डिलीट करते हैं, और B4 के बाद हम लोग लिखते हैं न्यू। जैसे ही हम न्यू लिखेंगे, नीचे हमारे पास वो नए टैक्स रेट के रेफरेंस सेल का जो नया नाम हमने अभी दिया था, न्यू टैक्स रेट, वो आ जाएगा। हम उस पे क्लिक करके, डबल क्लिक करके उसे सिलेक्ट करेंगे और फिर हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं हमें उसका रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन हमें बस अब ये नाम यूज करके हम लोग सेल को रेफरेंस कर सकते हैं। हमें बार बार दूसरी शीट में जाकर उसे रेफरेंस करने की जरूरत नहीं है। अब इससे एक प्रॉब्लम आपको ये लगेगी कि ओ हमें तो बार बार इन सारे सेल्स का नाम याद रखना पड़ेगा। तो उसका सोल्यूशन ये है कि जैसे ही हम लोग अपने सेल को सेलेक्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे, हम प्रेस करेंगे F3 बटन। जैसे ही हम F3 प्रेस करते हैं हमारे पास ये विंडो आ जाती है जिसमें सारे उन सेल्स के नाम हैं जो हमने अपडेट किए हैं अपनी पूरी शीट में, अपनी पूरी वर्कबुक में। एक्चुअली वो इस शीट में नहीं बल्कि पूरी वर्कबुक में जो हमने कोई भी नए नाम सेल्स के लिए क्रिएट किए हैं वो यहाँ पे लिस्ट में आ जाएंगे। तो आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से ये बहुत आसान हो जाता है। अब हमने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन तो कर लिया है और सब्ट्रैक्शन भी कर लिया है। अब हम करते हैं डिवीजन। तो डिवीजन के लिए जैसे मेरे एग्जाम्पल में हमारे पास एक कंपनी है, आइसक्रीम कंपनी। उस कंपनी के जैसे 3 पार्टनर्स हैं। अब प्रॉफिट को उन 3 पार्टनर्स में डिवाइड करने के लिए हमें टोटल प्रॉफिट को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पे इज इक्वल टू साइन डाल के अपना प्रॉफिट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिवीजन साइन के लिए हम ये फॉरवर्ड स्लैश डालेंगे, और उसके बाद फिर 3 पार्टनर्स में डिवाइड करना है तो इसलिए हम 3 एंटर करेंगे और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। उससे हमें ये वैल्यू मिलती है जिसमें जो 16 डिवाइड बाई 3 की वैल्यू है, और इसमें बहुत सारे डेसिमल प्लेसेस भी हैं। तो आप चाहें तो आप ये ऊपर फॉर्मेटिंग, नंबर फॉर्मेटिंग यूज करके इन डेसिमल प्लेसेस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये राइट वाले बटन को मैं दबा रही हूँ, उससे ये डेसिमल प्लेसेस डिक्रीज हो रही हैं जिससे इसको पढ़ना आसान हो जाएगा। अब चलते हैं ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर्स की वर्कशीट पे। इस एग्जाम्पल में हम
इस टैक्स के सेल में अपने रेवेन्यू और कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करके उसका प्रॉफिट निकाल के उसका टैक्स एक ही सेल में पूरा कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले करेंगे अपना इज इक्वल टू साइन और अपने रेवेन्यू में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कॉस्ट को और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे अपने टैक्स रेट से जो यहाँ साइड में है और हम एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही हमें ये दिखाई देता है कि ये टैक्स हमारा प्रॉफिट से भी ज्यादा है। हाँ, मैं जानती हूँ प्रॉफिट टैक्सेस हमारे काफी बढ़ रहे हैं आजकल, लेकिन प्रॉफिट से भी ज्यादा टैक्स, इसमें कुछ ऐसी चेंजेस हैं जो हमें करनी है एक्सेल के लिए ताकि ये कैलकुलेशन सही ऑर्डर में हो। एक्सेल जो है वो एक ऑर्डर में सारी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये एक ऑर्डर में करता है। इसके लिए मैं सबसे पहले दबा रही हूँ अभी F2 बटन। F2 दबाते ही मुझे अपना पूरा फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है अपने सेल रेफरेंसेस के साथ। इससे हमें पता चल रहा है कि एक्सेल जो है सबसे पहले, जैसे यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन को कैलकुलेट करता है। इसका मतलब उसने पहले B3 टाइम्स D2 कैलकुलेट किया है। इन दोनों सेल्स का रिजल्ट देखने के लिए मैं F9 दबाती हूँ। F9 दबाते ही मुझे इसका रिजल्ट मिल जाता है यहाँ पे 0.3। तो मैं कंट्रोल Z दबा के अपना फॉर्मूला वापस लेकर आती हूँ। 0.3 इसका मतलब ये B2 में से 0.3 को सब्ट्रैक्ट करके मतलब और हमें 14.7 रिजल्ट दे रहा है। तो मतलब 15 में से 0.3 सब्ट्रैक्ट करेगा तो हमें 14.7 रिजल्ट दे रहा है। लेकिन हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि पहले रेवेन्यू माइनस कॉस्ट का रिजल्ट आए और उसका आंसर फिर D2 से मल्टीप्लाई हो। तो इसके लिए अगर हम ऑर्डर को चेंज करना चाहते हैं कैलकुलेशन का या ऑपरेशन का, इसको ऑपरेशन का ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन या ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर्स, ये जैसे मल्टीप्लिकेशन, माइनस साइन, ये सब ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं। तो इसका अगर हमें ऑर्डर एक्सेल में चेंज करना है तो हम यूज करेंगे ब्रैकेट्स। यहाँ पे हमने ब्रैकेट डाला। ब्रैकेट डालने से ये होता है कि एक्सेल पहले B2 माइनस B3 करेगा, फिर उसके रिजल्ट को फिर D2 से मल्टीप्लाई करेगा। अब हम एंटर प्रेस करते हैं तो अब हमें बिल्कुल सही टैक्स मिला है जो कि 10% ऑफ द प्रॉफिट है। यहाँ प्रॉफिट हमारी जानकारी के लिए मैंने डाला है, उसका 10% जो है वो 1.2 बनता है। जो 10% ये रेट है 1.2 बनता है। अब हमें बिल्कुल सही जवाब मिला है। तो अब तक हमने सिर्फ ये देखा है कि एक फॉर्मूला क्या होता है। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि फंक्शन क्या है। तो फॉर्मूला और फंक्शन में फर्क ये है कि फॉर्मूला बिल्कुल एक मैथ्स की एक इक्वेशन की तरह है जिसे आप एक एक करके एक सेल में बनाते हैं, जबकि फंक्शन जो है वो एक मखसूस काम के लिए एक रेडीमेड टूल की तरह होता है जिसमें आप सिर्फ कुछ पैरामीटर्स या जिसे कहते हैं इसमें आप सिर्फ एक वैल्यू डालते हैं और वो आपको उसका पूरा रिजल्ट दे देता है। आपको कैलकुलेशंस अलग अलग खुद उसमें बनानी नहीं पड़ती। तो चलिए अब फंक्शंस को समझने के लिए हम चलते हैं अपने बेसिक फंक्शंस की वर्कशीट पे। यहाँ पे हमारे पास कुछ सवाल हैं जिसे हम फंक्शंस की मदद से उनके जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहला सवाल है कि कितनी आइसक्रीम बिकी हमारी, कितनी आइसक्रीम की टोटल कितना बिका। तो उसके लिए हमारे पास अपना पुराना ऑप्शन है जो जिसमें हम फॉर्मूला यूज करते हैं और एक एक करके सारे सेल्स को इधर एक एक करके ऐड कर सकते हैं ऐसे करके। लेकिन इसमें कुछ ज्यादा फायदा नहीं है और इसमें उतना ही टाइम लगेगा और ये अगर आपके पास बहुत ज्यादा नंबर्स हैं, बहुत ज्यादा डेटा है, तो ये आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी जगह हम सबसे पहले ये वाले फॉर्मूलाज के टैब पे जाएंगे। यहाँ पे आपको इंसर्ट फंक्शन का एक बटन नजर आएगा ऊपर। इस पे आप जब अपना माउस लेकर आते हैं तो आपको वो दिखाता है कि अगर आप शिफ्ट F3 दबाएंगे तब ये उसका शॉर्टकट है, आप अपने कीबोर्ड से भी इसको खोल सकते हैं। हम इस पे क्लिक करते हैं और उसको खोलते हैं
और यहाँ पे वो हमसे एक सवाल पूछता है, कहता है सर्च फॉर अ फंक्शन। तो आप अपने फंक्शन के बारे में, आप अपने डेटा में कौन सा कैलकुलेशन करना चाहते हैं उसके बारे में कुछ बताएं। तो हम अपने एग्जाम्पल में हम उससे कहेंगे कि हमें सम करना है किसी चीज का। जैसे हम सम टाइप करके गो पे क्लिक करते हैं, तो एक्सेल में जितने भी फॉर्मूलाज या जितने भी फंक्शंस सम करके हमें रिजल्ट देते हैं, वो नीचे लिस्ट हो जाते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें सिर्फ बेसिक अभी सम करना है, बाकी हम बाद में देखेंगे फंक्शंस के वो क्या करते हैं। तो हम सम पे क्लिक करके यहाँ पे आप किसी और पे भी क्लिक करके देख सकते हैं कि वो आपको अलग अलग उसकी डिस्क्रिप्शंस दे रहा है, लेकिन अभी हमारे एग्जाम्पल के लिए हम सम पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे हम ओके पे क्लिक करते हैं तो वो खुद ही आपको डेटा सिलेक्ट करके दिखा देता है कि उसने क्या सिलेक्ट किया है। उसके लिए आप इस एरो पे क्लिक करें, और आप अगर आपको कहीं और डेटा सिलेक्ट करना है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें ये ऑप्शन भी है कि आप एक एक करके भी अपने सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे केस में हम B2 डाल सकते हैं, उसके बाद फिर नंबर 2 पे B3 डाल देंगे, फिर नंबर 4 पे क्लिक करके फिर हम B4। तो इसमें ये आपको दिखा रहा है कि उसने क्या डेटा उस सेल में है। उसमें कुछ टाइम में कुछ आपको फायदा नहीं होगा, उतनी ही देर लगेगी जितनी आपको एक फॉर्मूला बनाने में लगती। तो उसकी जगह हम इसे कैंसिल करके फिर से इंसर्ट फंक्शन, यहाँ पे सम पे जाएंगे, गो पे क्लिक करेंगे और फिर सम पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करके यहाँ हम इस एरो पे क्लिक करके हम वो सारे सेल्स को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे जिन्हें हमें ऐड करना है, और फिर वापस इस एरो पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करेंगे। ओके क्लिक करने से पहले ही वो हमें यहाँ पे उसका सम का रिजल्ट दिखा रहा है। तो इसे आपको एक ही सिलेक्शन में, ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि B2 टू B8 उसने सेलेक्ट किया है, मतलब कि पूरी की पूरी रेंज सेल्स B2 से लेकर B8 तक सेलेक्ट हो गए हैं, और उनको ऐड करके आपको रिजल्ट मिलेगा। वो रिजल्ट क्या होगा उसका जवाब भी यहाँ पे नीचे दिखा रहा है, और फिर हम ओके पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे वो आंसर मिल जाएगा। अब अगर हम इस सेल में देखेंगे कि इसमें आया क्या है, तो यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि हमारे पास यहाँ पे ये फंक्शन आया है इज इक्वल टू सम और फिर ब्रैकेट, और फिर वो सारे सेल्स जो इस फंक्शन में ऐड हुए हैं, और फिर ब्रैकेट क्लोज। तो एक फॉर्मूला जैसे हमने अभी पिछले एग्जांपल्स में देखा, जब हम फॉर्मूला डालते हैं एक सेल में तो हम इक्वल टू साइन से शुरू करते हैं। इसमें भी फंक्शन में भी हम इक्वल टू साइन से ही शुरू करेंगे। उसके बाद फिर हम वो फंक्शन का नाम डालेंगे, फिर ब्रैकेट, फिर वो सारे सेल्स के रेफरेंसेस जो इस फंक्शन में इंक्लूड होंगे। तो इन सेल रेफरेंसेस को हम या तो पैरामीटर्स कहते हैं या फिर आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। इन आर्ग्यूमेंट्स को हम इन ब्रैकेट्स में डालेंगे। उसकी डिस्क्रिप्शन या उसका वो पैरामीटर्स या वो आर्ग्यूमेंट आपके इस फंक्शन के अंदर किस तरह से डाले जाने चाहिए, वो आपको यहाँ पे नीचे, ये जो नीचे हल्का सा हवर करते हैं उसके अंदर आपको वो बताता रहेगा कि किस तरह से आपको या कौन से किस्म का सेल या डेटा अब आपके इस ब्रैकेट में आना चाहिए। तो हमारे इस एग्जाम्पल में सम के बाद यहाँ पे ब्रैकेट है, उसके बाद लिखा हुआ है नंबर 1, मतलब पहला नंबर, उसके बाद कॉमा है, फिर नंबर 2। तो या तो आप एक एक करके नंबर डाल सकते हैं कॉमा कॉमा डाल के बीच में, या फिर आप पूरी की पूरी एक रेंज भी डाल सकते हैं। तो हमारे केस में हमने B2 से लेकर B8 तक की पूरी रेंज डालने के लिए बीच में एक कोलन डाल के पूरी रेंज डाल दी है, और जैसे ही हमने जो भी डेटा सेलेक्ट किया है वो यहाँ पे हमें इस ब्लू कलर के डब्बे में दिखा रहा है। ये डाल के और फिर डेटा डाल के और फिर ब्रैकेट क्लोज करके और फिर एंटर प्रेस कर दें। आप चाहें तो इसी तरह से आप आपको पूरा फॉर्मूलाज और फिर इंसर्ट फंक्शन करके और फिर सारे उस जो विंडोज आती हैं उसके बाद उसमें इंफॉर्मेशन अंदर डाल के और फिर इधर तक आने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो सिर्फ इज इक्वल टू डाल के और फिर सम
और फिर ब्रैकेट खोल के अपना डेटा सेलेक्ट करके और फिर ब्रैकेट क्लोज भी कर सकते हैं डायरेक्टली। इसके अलावा एक और फंक्शन है जो आपको ये दिखाता है कि आपके सेल में कौन सा फंक्शन है। जैसे कि मैं यहाँ पे नीचे दिखाती हूँ, उसका उस फंक्शन का नाम है फॉर्मूला टेक्स्ट। फॉर्मूला टेक्स्ट, ये रहा फॉर्मूला टेक्स्ट। मैं इस पे डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट करती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे इस सेल में जो है I2, इसमें कौन सा फॉर्मूला किस तरह से लिखा हुआ है। नंबर दिखाने की जगह मुझे फॉर्मूला दिखाए, तो वो मैं ये सेल सेलेक्ट करके और फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबाऊंगी। जैसे ही मैं एंटर दबाती हूँ वो मुझे वो पूरा टेक्स्ट दिखा देता है, जिससे मुझे ये ऊपर जो जवाब है 393 या टोटल जो भी हमने किया है अभी, वो मिल रहा है। एक्सेल में बहुत सारे फंक्शंस हैं। वो सारे फंक्शंस आपको यहाँ फॉर्मूलाज में आके अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग ग्रुप में भी डाले गए हैं। जैसे कि यहाँ पे फाइनेंशियल के सारे फंक्शंस हैं, यहाँ पे लॉजिकल भी हैं, यहाँ पे टेक्स्ट, अगर आपको अपने टेक्स्ट को कुछ चेंजेस करनी है या उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी है, कुछ भी उसमें से डेटा निकालना है अपनी टेक्स्ट में से, तो उसके लिए फंक्शंस हैं। डेट और टाइम के हिसाब से अगर आपको अपने डेट या टाइम के डेटा को के ऊपर कुछ उसके अंदर से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है या उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशन करनी है, तो उसके लिए फंक्शंस हैं। मैथ्स के फंक्शंस हैं, बहुत सारे और भी अलग किस्म के फंक्शंस हैं जो आप यहाँ इस टैब में आकर फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक और कैटेगरी है इस फंक्शन के नीचे, जिसे कहते हैं ऑटो सम। ऑटो सम जो है एक्सेल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली कैटेगरी है फंक्शंस की। तो इसे ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि जैसे हमारे पास ये डेटा है पूरा, सही है, उसके बाद नीचे हम यहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे पूरा उसका टोटल आए। तो इधर हम लोग अपने सेल पे क्लिक करके और ऑटो सम पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ऑटो सम पे क्लिक करते हैं वो हमें ऑटोमेटिकली सम और पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट करके उस पूरे डेटा का टोटल दे देता है। हम एंटर पे क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पे सिर्फ एक क्लिक करके ही पूरा रिजल्ट मिल जाएगा। ऑटो सम इतना आम तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल होता है कि आपको यहाँ पे होम टैब पे भी यहाँ पे ऑटो सम अवेलेबल है। ऑटो सम सिर्फ एडिशन या सम करके नहीं देता। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑटो सम में सम के अलावा और भी 4 सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले फंक्शंस हैं, जैसे कि एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम, मिनिमम। अगर आप मोर फंक्शंस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वही विंडो आ जाएगी जो हम इंसर्ट फंक्शन पे डाल के ढूंढ के करते हैं और क्लिक करके आती है। और यहाँ पे भी आप फिर उसी तरह से कोई कोई भी फंक्शन ऐड कर सकते हैं जो जो आपके डेटा को आपका रिजल्ट दे सके। तो चलिए अब हम अपने बाकी सवालात के भी जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले इसमें हमारा दूसरा सवाल ये है कि मोस्ट नंबर ऑफ फ्लेवर सोल्ड, सबसे ज्यादा बिकने वाला फ्लेवर कौन सा था। उसके लिए हम फिर से अपना ऑटो सम वाली कैटेगरी में जाएंगे और वहां से ये ढूंढेंगे कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर किस तरह से। या तो हम ऑटो सम यहाँ से क्लिक करके भी जा सकते हैं, लेकिन हम अभी अभी अपने फॉर्मूला वाले बार में जाएंगे और फॉर्मूला टैब में जाके यहाँ पे ऑटो सम पे क्लिक करेंगे और हम ढूंढेंगे मैक्स। जैसे ही मैक्स पे क्लिक करते हैं वो उसके ऊपर वाला सेल सेलेक्ट कर लेता है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि वो ये वाला सेल सेलेक्ट करे। तो इसलिए जब तक ये यहाँ पे आपको डॉटेड लाइंस नजर आ रही हैं हिलती हुई, आप वो सेल सेलेक्ट कर सकते हैं जो आप अपनी कैलकुलेशन या अपने फंक्शन में डालना चाहते हैं। तो हमारे फंक्शन में हम चाहते हैं कि वो इन नंबरों से हम मैक्सिमम, इनमें से सबसे ज्यादा बिकने वाला फ्लेवर निकाले। तो उस पर हम क्लिक करेंगे, अपने उस रेंज, सेल रेंज को सेलेक्ट करेंगे जो है B2 से लेकर B8 तक, और फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो वो हमें दिखाएगा कि ये 93 जो है वो सबसे ज्यादा नंबर, जो हाईएस्ट जो बिका है वो 93 नंबर था। दूसरा सवाल हमारा ये है कि सबसे कम आइसक्रीम कौन सी, कितनी बिकी। तो वो नंबर ढूंढने के लिए हम फिर से अपने ऑटो सम में जाएंगे। यहाँ पे मिन नाम का फंक्शन है जो मिनिमम हमें बताएगा। तो उस पर हम लोग फिर से क्लिक करेंगे, वो फिर से ऊपर से सिलेक्ट कर लेता है, लेकिन हमें इस डेटा में से चाहिए तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे और वो हमें बताएगा कि सबसे कम जो आइसक्रीम कोई सा भी फ्लेवर जिसमें से बिका है वो है 32।
अब हमारा दूसरा सवाल ये है कि सेकंड दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा कितने आइसक्रीम बिके हैं। तो उसके लिए हमारा फंक्शन जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे उसे कहते हैं लार्ज। लार्ज डाल के फिर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसके बाद फिर उसमें हमें दिखा रहा है नीचे कि लार्ज को दो पैरामीटर्स या दो आर्ग्यूमेंट्स चाहिए। एक है अरे और उसके बाद कॉमा है और फिर एक नंबर है के। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस किस्म के पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स चाहता है, तो आप अपने इस फॉर्मूला को डालने के बाद इतने इस फंक्शन बार में आए और फिर इस फंक्शन इंसर्ट फंक्शन के बटन पे या इस ऑप्शन पे क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे ये एक विंडो खुल जाएगी जिसमें वो आपको थोड़ी सी और डिटेल या थोड़ी सी और जानकारी देगा कि आपके पैरामीटर्स किस टाइप के होने चाहिए। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे लार्ज के बारे में हमें बता रहा है कि अरे क्या है। अरे इज द, या फिर जो अरे जो उन्होंने इंक्लूड किया है, अरे इज द अरे और रेंज ऑफ डेटा फॉर विच यू वांट टू डिटरमिन द kth लार्जेस्ट वैल्यू। इसका मतलब ये है आपको इसके अंदर वो डेटा डालना है जिसकी आपको सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू चाहिए, लेकिन वो कौन से रैंक पे चाहिए। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में हमें दूसरे रैंक वाली सबसे लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए। तो अरे के लिए फिर हम लोग अपने इस हमारे जैसे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक जो एरो ऊपर का एरो है उस पे क्लिक करेंगे। फिर हम अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे, अपने रेंज को, जो जिस डेटा में से हम वो नंबर निकालना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर नीचे आ रहा है के। जैसे हम के पे नीचे के डब्बे में क्लिक करती हूँ तो ये नीचे यहाँ पे डेफिनेशन भी चेंज हो जाती है। K is the position from the largest in the array or cell range of the value to return। इसका मतलब वही सबसे लार्जेस्ट में से कौन से पोजीशन पे आपको अपनी वैल्यू वापस चाहिए। तो हमारे एग्जाम्पल में हमें सेकंड सबसे लार्जेस्ट वैल्यू, सेकंड सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए अपने रेंज में से, तो इसलिए हम नंबर 2 डालेंगे। अगर हमें थर्ड चाहिए तो हम नंबर 3 डालेंगे। इसी तरह से आप के की वैल्यू डिसाइड करेंगे। नंबर 2 डाल के उसके बाद फिर आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हमें एक नंबर देता है 73। इस लिस्ट में से आप देखें जो सबसे बड़ा दूसरा नंबर, सबसे सबसे बड़ा 93 है, लेकिन सबसे बड़े के बाद सेकंड जो सबसे बड़ा है वो है 73। तो इसने हमें 73 रिजल्ट में दिया है। अब उसी तरह हमें सेकंड सबसे कम बिकने वाला कौन सा नंबर था वो चाहिए। उसके लिए जो फंक्शन है वो है स्मॉल। जैसे हम स्मॉल टाइप करके और ब्रैकेट खोलते हैं, फिर वही हमारे पास अरे और के आता है। आप ये याद रखें कि जब भी आपको अपने फंक्शन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन या उसके जो पैरामीटर जो आर्ग्यूमेंट जो ब्रैकेट के अंदर डाले जाते हैं उसके बारे में अगर आपको कोई डेफिनेशन या इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप अपने इस एफ एक्स पे क्लिक करें। जैसे ही आप एफ एक्स पे क्लिक करेंगे वो उसी फंक्शन के बारे में आपको आपका बॉक्स देगा जिसमें आप अपना डेटा भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके पैरामीटर्स के बारे में नीचे डेफिनेशन भी दिखा रहा है वो। तो हमारा अरे में हम उस पे क्लिक एरो पे क्लिक करके अपना डेटा सिलेक्ट करेंगे और हमें चाहिए सेकंड लीस्ट सोल्ड, मतलब सबसे छोटे से दूसरे नंबर पे कौन सा सबसे कम बिकने वाला नंबर था। तो हम दूसरा सेलेक्ट करेंगे और हमारे डेटा में अगर आप देखें तो यहाँ सबसे कम बिकने वाला जो नंबर था वो है 32 और जो उसके बाद सबसे कम बिकने वाला है वो है 36। तो ये हमें यहाँ पे भी छोटा सा अगर आप देख सकते हैं रिजल्ट दिखा रहा है 36 जो सही जवाब है। और फिर हम ओके पे क्लिक करेंगे और ये हमें यहाँ पे 36 दे देगा। अब हमारा आखिरी सवाल ये पूछता है कि ऐसी कौन सी आइसक्रीम्स हैं जिसकी कुछ ना कुछ बिक्री जरूर हुई। तो उसके लिए हम इसको डिलीट कर देते हैं ताकि हमारा पेज थोड़ा साफ लगे। उसके लिए हम लोग जो फंक्शन यूज करेंगे उसे बोलते हैं काउंट। काउंट डाल के फिर हम अपना ब्रैकेट ओपन करते हैं और फिर हम अपने डेटा को सेलेक्ट करते हैं जिसे हमें गिनना है। ये कौन से
नंबर्स यहाँ पे या कौन सी कितने सेल्स हैं यहाँ पे जिसमें कोई ना कोई नंबर जरूर है, उसमें वो वाली अपनी रेंज सेलेक्ट करेंगे B2 to B8 और फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। तो ये हमें दिखा रहा है कि यहाँ पे जितनी भी आइसक्रीम्स हैं उसमें से, या जितने भी आइसक्रीम्स की सेल्स हुई हैं उसमें से 7 ऐसे फ्लेवर्स हैं जिसकी कोई ना कोई सेल जरूर हुई है। अब हम जैसे गिनना चाहते हैं कि हमारे पास कितने फ्लेवर्स हैं, उसके लिए हम लोग फंक्शन, अगर हम लोग फिर से काउंट यूज करेंगे और फिर ब्रैकेट खोलेंगे और फिर ये डालते हैं उसमें हम अपने फ्लेवर्स की लिस्ट और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबाते हैं। जैसे हम एंटर दबाते हैं यहाँ पे हमें ये देता है 0। वो इसलिए कि जो काउंट फंक्शन है वो सिर्फ ऐसे सेल्स को गिनता है जिसमें नंबर होते हैं, और हमारे इन सेल्स में नंबर तो है नहीं, इसमें टेक्स्ट है। तो इसे गिनने के लिए हम फिर से अपने सेल को क्लियर करते हैं और उसके बाद फिर इज इक्वल टू साइन डाल के देखते हैं कौन से काउंट फंक्शंस हैं हमारे पास। यहाँ पे और भी बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिनमें काउंट का वर्ड यूज होता है। तो टेक्स्ट वाले सेल्स गिनने के लिए हम यूज करेंगे काउंट ए। वो ऐसे सेल्स, काउंट ए ऐसे सेल्स को गिनता है जो खाली नहीं है। तो इसके लिए हम काउंट ए को सेलेक्ट करके और फिर ब्रैकेट उसमें ओपन करके और फिर इन सेल्स को सिलेक्ट करके A2 to A8 जो हमारी सेल रेंज है, और फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो अब ये हमें इन सेल्स की काउंट दे देगा जिसमें टेक्स्ट है, जिसमें जो ब्लैंक नहीं है। अगर आपको ब्लैंक सेल्स गिनने हैं उसके लिए भी एक काउंट फंक्शन है जिसे बोलते हैं काउंट ब्लैंक, जो ये रहा नंबर 3 पे, इस पे डबल क्लिक किया तो इसमें काउंट ब्लैंक आया। तो जैसे मैंने यहां से लेकर यहां तक के सेल्स सेलेक्ट किए, इसमें 2 ब्लैंक सेल्स आपको नजर आ रहे होंगे। इसको मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करती हूँ तो ये हमें 2 सेल्स दे देता है क्योंकि हमारे सिलेक्शन में 2 ब्लैंक सेल्स थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे और भी कुछ सवालात हैं, जिसे कि एवरेज में कितनी आइसक्रीम बिकी। तो उसके लिए हमारा फंक्शन होगा, एवरेज ढूंढना है तो हमारा फंक्शन है एवरेज। तो इसके लिए हम एवरेज डालेंगे और फिर अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे। तो हम इस डेटा में से एवरेज ढूंढना चाहते हैं और फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर देते हैं तो हमें एवरेज मिलता है 56.1429। तो हमारी सारी बिकी हुई आइसक्रीम्स का जो एवरेज नंबर है वो है 56.14। उसके बाद दूसरा सवाल ये है कि कौन सा नंबर बीच में है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे मीडियन जो फंक्शन है। ये एग्जाम्पल आपको सिर्फ कुछ और फंक्शंस दिखा रहा है, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, इसमें हमारे पास और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आप अलग अलग डेटा को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा सवाल ये है कि नंबर बीच में कौन सा है, तो हम मीडियन फंक्शन यूज करेंगे और फिर यहाँ वही अपना सारा डेटा सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप रिजल्ट आने से पहले अगर आप ये देखें कि हमारे बीच में कौन सा फंक्शन है, तो कौन सा नंबर है, तो वो है 48। तो हम लोग फिर अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबाते हैं तो हमें 48 दे देगा। और हमारा आखिरी सवाल ये है कि कौन सा नंबर ऐसा है जो सबसे ज्यादा बार इस लिस्ट में आया है। तो इसे देखते ही हमें पता चल रहा है हाँ कि 48 2 बार आया है, तो हमारा आंसर 48 ही होना चाहिए। और उसके लिए फंक्शन है मोड। तो मोड को हम लोग डबल क्लिक करेंगे और फिर अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं तो हमारा 48 वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार आया है। अगर हम इसी डेटा को यहाँ से अपडेट कर दें, जैसे हम 63 डाल दें यहाँ पे, जैसे 63 यहाँ और 63 यहाँ, हमने 3 दफा 63 डाल दिया जो सबसे ज्यादा बार आया है, तो ये नंबर भी यहाँ पे अपडेट हो गया, 63 आया है। तो ये एक एग्जाम्पल था। मैं कंट्रोल जी करके अपने वापस डेटा को लेकर आती हूँ और ये हमें हमारा सबसे ज्यादा, इस डेटा में सबसे ज्यादा आने वाला नंबर दे रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं कंडीशनल फंक्शंस की तरफ। तो उसके लिए हम जाएंगे कंडीशनल वर्कशीट पे। ये थोड़ा सा अब एडवांस्ड हो रहा है। उसके लिए हमने अपने इस एग्जाम्पल में ये डाला है कि कौन सी आइसक्रीम्स कौन से मुल्क में कितनी बिकी हैं। तो सम इफ यूज करने के लिए हम ये जानना चाहते हैं कि हमें उन नंबर्स का सम दे जो एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स में बिकी है। तो उसके लिए हम जो फंक्शन यूज करेंगे वो है सम इफ। आप चाहे तो यहाँ डायरेक्टली सम इफ टाइप कर सकते हैं
और फिर अपना ब्रैकेट खोल सकते हैं, या फिर आप अपने फंक्शन में यहाँ पे fx जो लिखा होता है इंसर्ट फंक्शन, उस पर क्लिक कर सकते हैं और फिर यहाँ पे हम सम इफ टाइप करके एंटर दबाते हैं तो हमारा ये सम इफ नीचे फंक्शन आ जाता है। इस पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करें तो हमारा ये वो बॉक्स विंडो या आ जाती है जो हमें जो पैरामीटर्स या जो आर्ग्यूमेंट्स इस सम इफ फंक्शन में डालने हैं उसके बारे में कुछ बताती है। तो इस सम इफ फंक्शन को 3 डेटा चाहिए होते हैं। एक है रेंज, नीचे रेंज के बारे में ये लिखा है इज दिस रेंज ऑफ सेल्स यू वांट इवैल्यूएटेड। इसका मतलब ये है आप वो वाले सेल सेलेक्ट करें जिससे आप अपनी कंडीशन या जिससे आप ये डिसाइड करेंगे, जिसे देखकर कि आपको उसके बराबर वाला नंबर ऐड करना है या नहीं। हमारे एग्जाम्पल में हम ये देखना चाहते हैं कि हम इस कॉलम के डेटा को देखना चाहते हैं कि वो यूनाइटेड स्टेट्स है या नहीं, इसलिए हम पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे। सही है। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया यहाँ पे नीचे डेफिनेशन में इंग्लिश में लिखा है criteria is the condition or criteria in the form of a number, expression or text that defines which cells will be added। इसका मतलब ये है कि ये वो कंडीशन होगी, ये वो नंबर या ये वो टेक्स्ट वैल्यू या ये वो चीज होगी जिससे कंपेयर करके एक्सेल डिसाइड करेगा कि आपको इस के बराबर वाला सेल या इसके बराबर वाला जो सेल आप बाद में इसकी रेंज सेलेक्ट करेंगे वो नंबर ऐड हो या ना हो। तो हमारे केस में हम चाहते हैं कि सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स वाले ही नंबर्स ऐड हों। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, हम चाहें तो हम ये ऐसे क्लिक करके भी डाल सकते हैं B2, तो ये यहाँ पे हमें दिखाएगा यूनाइटेड स्टेट्स, या फिर हम चाहें तो यूनाइटेड स्टेट्स भी डाल सकते हैं लिख के। अभी इस एग्जाम्पल में हम B2 ही सिलेक्ट कर रहे हैं। और तीसरा ऑप्शन है सम रेंज। सम रेंज पे मैं क्लिक करूंगी तो लिखा है सम रेंज आर द एक्चुअल सेल्स टू सम। इसका मतलब ये है कि ये वो सेल्स हैं जो एक्चुअली ऐड होंगे, जो हमारे आंसर में जिसका सम की वैल्यू आएगी। तो उसके लिए हम इस एरो को सिलेक्ट करके हम इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, तब वो सिर्फ सेल बी या इस क्राइटेरिया की वैल्यू देखकर और इस रेंज में से वो सेल्स या वो रोज सिलेक्ट करेगा जो इस क्राइटेरिया को मैच करते हैं। तो हमारा सम रेंज सेलेक्ट हो गया 383, सॉरी सी, कॉलम नंबर सी, और वो हमें आंसर दे रहा है 383। मतलब ये है कि जो सारे यूनाइटेड स्टेट्स के आइसक्रीम सोल्ड के नंबर हैं उनको जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर 383 आना चाहिए। तो अभी हम इसको ओके पे क्लिक करते हैं और आंसर सिर्फ देखने के लिए कि सही आया है या नहीं, हम वो सारे यूनाइटेड स्टेट्स वाले आइसक्रीम सोल्ड को सिलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ हमारे जो छोटा सा क्विक रिजल्ट्स देता है उधर चेक करेंगे तो यहाँ पे वो सम दे रहा है 383, जो कि बिल्कुल सही है। तो सम की तरह, सम इफ की तरह हमारे पास एवरेज इफ और काउंट इफ भी है। ये बिल्कुल सम इफ की तरह काम करता है कि अगर कोई क्राइटेरिया मैच करता है तो फिर वो एवरेज में इंक्लूड होगा, अगर कोई क्राइटेरिया मैच करता है तो फिर वो काउंट में इंक्लूड होगा। इस तरह से आप ये एवरेज इफ और काउंट इफ भी यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और अच्छी सी चीज दिखाती हूँ वाइल्ड कार्ड के बारे में। तो सम इफ में अगर हम अपने फंक्शन fx पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम डालते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, तो जैसे ही हम यूनाइटेड स्टेट्स डालेंगे वो अभी हमें वही वैल्यू देगा 383 जो पहले दे रहा था। उस पर हम ओके पे क्लिक करते हैं। अब हम चाहते हैं कि वो हमें उन सारे नंबर्स का सम दे जिन कंट्रीज का नाम ए से एंड होता है। तो हम उसके लिए यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स की जगह हम डालेंगे एस्ट्रिस्क, जो मल्टीप्लिकेशन साइन होता है, उसके बाद हम लिखेंगे ए। सही है। और उसके बाद हमारा बाकी सारा पूरा का पूरा फंक्शन की वैल्यू सेम रहेंगी और फिर एंटर पे क्लिक करेंगे। तो ये हमें दे रहा है 322। 322 उन नंबर्स का सम है जिनकी
कंट्री या जिनकी जो कंट्री का नाम है वो ए से एंड होता है, तो उसके लिए हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा ये जो कॉलम है जिसमें इंडिया लिखा हुआ है वो सारे ए से एंड हो रहे हैं, तो हम वही वाले सेलेक्ट करके देखते हैं यहाँ नीचे। और यहाँ काउंट सम में 322 दे रहा है, जैसे कि ये। अगर हम वही चीज जैसे यहाँ पे ए डाल दें, यूनाइटेड स्टेट्स ए, सिर्फ एक इस वाले में मैं डालना चाहती हूँ देखने के लिए, तो ये नंबर भी अपडेट हो जाता है क्योंकि ये कंट्री का नाम भी ए से एंड हो रहा है और हम चाहें तो उसे यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। इसे सिलेक्ट करते हैं पहले, तो ये 322 दे रहा है और उसके बाद मैं कंट्रोल की प्रेस करती हूँ और ये वाला ऊपर वाला सेल भी सिलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि इस कंट्री का नाम भी ए से एंड हो रहा है, तो ये भी नीचे हमें टोटल 353 दे रहा है। तो ये एक अच्छी सी ट्रिक है जो आप, जिसे हम वाइल्ड कार्ड कहते हैं, जो इस एस्टेरिस्क साइन की को यूज करके हम इस फंक्शन में डाल सकते हैं और भी बहुत सारे इससे डेटा निकाल सकते हैं। एक मुल्क डालने की जगह या एक वैल्यू डालने की जगह हम वाइल्ड कार्ड यूज कर सकते हैं जो एस्टेरिस्क साइन से बनता है। अब चलते हैं हम सम इफ एस की तरफ। सम इफ एस ऐसा फंक्शन है जैसे कि सम इफ का प्लूरल। इसमें आप एक से ज्यादा क्राइटेरिया अपने फंक्शन के अंदर डाल सकते हैं और उसका रिजल्ट आप एक ही फंक्शन से निकाल सकते हैं। तो सम इफ एस देखने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे अपने सेल में और क्लिक करेंगे इंसर्ट फंक्शन पे। यहाँ पे हम टाइप करेंगे सम इफ एस और गो पे क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ सम इफ एस आ जाता है। इस पे मैं डबल क्लिक करती हूँ। सम रेंज वो वाला आर्ग्यूमेंट है जिसको हमें ऐड करना है। तो यहाँ नीचे इंग्लिश में डेफिनेशन में लिखा है सम रेंज आर द एक्चुअल सेल्स टू सम, वो वाले सेल्स जिन्हें हमें ऐड करना है। तो हमारे एग्जाम्पल में ये सी कॉलम जो है वो वाला कॉलम होगा जिसमें हमें जिसके एडिशन हमें करनी है। क्राइटेरिया रेंज 1, इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये नीचे हमें डेफिनेशन देता है, इज द रेंज ऑफ सेल्स यू वांट इवैल्यूएटेड फॉर द पर्टिकुलर कंडीशन। तो ये वो वाले सेल्स की रेंज होगी या ये वो वाले सेल्स का ग्रुप होगा जिसको यूज करके आप चाहते हैं कि एक सेल आपको आइसक्रीम सोल्ड या सम रेंज का रिजल्ट दे, उसको ऐड करके उसका रिजल्ट दे। तो हमारे केस में हमारा एग्जाम्पल में हम लोग कंट्री जो है वो एक हमारा इवैल्यूएशन या हमारा रिजल्ट निकालने का एक क्राइटेरिया है। तो सम इफ में हम लोग चाहते हैं कि क्राइटेरिया ये हो कि कंट्री जो सेल रेंज है उसमें यूनाइटेड स्टेट्स को सिलेक्ट करे। तो कोई भी यूनाइटेड स्टेट्स, तो कोई भी वो सेल जिसकी कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स हो, सिर्फ वो वाले नंबर्स को वो ऐड करके हमें दे। तो हमें एंटर करने से पहले ही हमें यहाँ वो दिखा रहा है कि 383 रिजल्ट है अगर हमारा क्राइटेरिया सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स है। लेकिन सम इफ एस का फायदा ये है कि इसमें आप और भी क्राइटेरिया ऐड कर सकते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल में हम लोग एक और क्राइटेरिया ऐड करेंगे और उसकी रेंज क्या है। हम चाहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स की सारी वनीला फ्लेवर आइसक्रीम का हमें रिजल्ट दे। तो उसके लिए हमारा रेंज जो होगा, क्राइटेरिया का रेंज जो होगा वो है कॉलम ए। अब हम उस कॉलम ए में से चाहते हैं कि ये हमें वनीला का रिजल्ट वापस दे। तो हम जब वनीला टाइप करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे हमें ये रिजल्ट दे रहा है 31। इस पूरे एग्जाम्पल का मतलब ये है, इस पूरे सवाल का मतलब ये है, हम चाहते हैं कि एक्सेल हमें वो वाले नंबर्स ऐड करके दे जिसमें कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स हो और फ्लेवर का नाम वनीला हो। तो इस डेटा में अगर हम देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स में सिर्फ एक ही वनीला का यहाँ रो है जो नंबर है जिसका 31, वो सिर्फ एक ही को ऐड करेगा। लेकिन अगर हम एक फ्लेवर से ज्यादा कोई फ्लेवर सिलेक्ट करना चाहते हैं अपने क्राइटेरिया में, तो हम इस एरो पे क्लिक करेंगे और हम जैसे कि चाहते हैं कि वो वनीला और चॉकलेट चिप दोनों का हमें दोनों का रिजल्ट ऐड करके हमें दिखाए।
तो यहाँ पे वो उसने और भी ऑप्शंस, अगर आपके पास और भी सिर्फ सेल सिलेक्ट करने के अलावा आपको और कुछ ऐड करना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे एग्जाम्पल में हम इसको निकाल देंगे। हम चाहते हैं कि वो A2 मतलब वनीला और चॉकलेट को ढूंढे। जब वो वनीला और चॉकलेट के दो क्राइटेरिया हम ऐड करके उसमें ओके पे क्लिक करते हैं तो ये हमें दो रिजल्ट देता है, एक वनीला का और एक चॉकलेट का। हम चाहते हैं कि ये हमें दोनों का ऐड करके जवाब दे, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सम, फिर ब्रैकेट खोलेंगे और फिर बिल्कुल लास्ट में जाकर ब्लैक ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, तो पूरा जवाब, सारे नंबर्स जो हमारे सम इफ एस हमें जवाब देता है वो सब ऐड होकर हमारे आंसर में आ जाएंगे। तो ये वाला एग्जाम्पल या ये वाला फंक्शन जो हमने बनाया है ये हमें उन नंबर्स को ऐड करके दे रहा है जो हमें यूनाइटेड, जहाँ पे कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स है, जहाँ पे फ्लेवर वेनिला और चॉकलेट है, और उन दोनों को ऐड करके जो आंसर आता है वो हमें ये सम ऐड करने के बाद ऐड करके दे रहा है। तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट करें तो यहाँ पे हमें ये दिखाई देगा कि 66 है, जैसे कि हमें यहाँ सम इफ एस में नजर आया है। सम इफ एस का ये एक और फायदा है कि अगर आप चाहें तो आप सम इफ इस्तेमाल ही नहीं करें, आप सम इफ एस में ही हमेशा सम इफ एस ही इस्तेमाल करें। अगर आपके पास एक क्राइटेरिया है तो वो बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा जैसे कि सम इफ, और अगर आपके पास एक से ज्यादा क्राइटेरिया है तो सम इफ एस जो है वो अपना फायदा दिखा देगा। जिस तरह से सम इफ एस है वैसे ही हमारे पास एवरेज इफ एस भी है, काउंट इफ एस भी है, मिनिमम इफ एस भी है और मैक्सिमम इफ एस भी है। तो इस तरह से आप सेम तरीके से इन फंक्शंस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं टेक्स्ट के फंक्शंस। तो सबसे पहले हमारा फंक्शन ये है जिसमें लिखा है हमारी कंपनी का नाम देसी आइसक्रीम फैक्ट्री, लेकिन हम इसका फर्स्ट अल्फाबेट्स को कैपिटल करना भूल गए हैं। तो उसके लिए एक फंक्शन है जिसे कहते हैं प्रॉपर। जैसे ही हम प्रॉपर टाइप करते हैं उसके बाद ब्रैकेट खोल के ये सेल सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज और एंटर दबाते हैं तो हमारे सारे फर्स्ट अल्फाबेट्स जो हैं वो कैपिटलाइज हो जाते हैं। ये वाले टेक्स्ट फंक्शंस जो हैं हमारा बहुत टाइम सेव करते हैं, तो इसलिए हमारे बहुत काम आएंगे। हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं जो हमारे फैक्ट्री के नाम से पहले आ गए हैं और जिसे हमें निकालना है। एक सेल के लिए करना तो बहुत आसान होगा, आप जाएं और बैक स्पेस दबा के निकाल लें, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है तो फिर ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास फंक्शन है ट्रिम, जिसमें हम टाइप करेंगे ट्रिम ब्रैकेट ओपन, फिर वो सेल सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज और फिर एंटर दबाते हैं। उससे फिर हमारे एक्स्ट्रा जो स्पेसेस हैं वो सब डिलीट हो गए। अब हमारा दूसरा फंक्शन ये है कॉनकैट। कॉनकैट फंक्शन जो है वो अलग अलग सेल्स में जो भी टेक्स्ट होता है उसे एक साथ एक सेल में डालने में हमारी मदद करता है। तो हमारे इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देसी अलग सेल में लिखा हुआ है, आइसक्रीम अलग सेल में लिखा हुआ है और फैक्ट्री अलग सेल में लिखा हुआ है। इसको एक सेल में एक नाम करने के लिए हम यूज करेंगे फंक्शन जिसका नाम है कॉनकैट। फिर इक्वल टू साइन डालेंगे, कॉनकैट लिखेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे। जैसे ही हम ब्रैकेट खोलते हैं वहां पे ये हमें नजर आता है कि सबसे पहला टेक्स्ट हम क्या डालना चाहते हैं अपने सेल में वो सिलेक्ट करना है। उसके लिए हम लोग अपना फर्स्ट टेक्स्ट जो है वो सेल रेफरेंस की तरह ये वाला सेल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम कॉमा डालेंगे, फिर हम दूसरा सेल सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा डालेंगे और फिर तीसरा सेल सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबाएंगे। जैसे ही हम एंटर दबाते हैं आपको ये नजर आएगा कि ये तीनों जो वर्ड्स हैं वो एक साथ बिल्कुल चिपक के एक ही वर्ड बन गए हैं बगैर किसी स्पेसेस के। तो इसे चेंज करने के लिए, इसे हम इसमें स्पेस डालने के लिए हम हर सेल रेफरेंस के बीच में एक स्पेस का भी एक आर्ग्यूमेंट इसमें डाल देंगे। तो कॉमा के बाद, तो हम लोग ये पुराने दूसरे सेल रेफरेंसेस निकालते हैं। कॉमा के बाद हम चाहते हैं कि एक स्पेस आए, तो हम लोग ये डबल कोट डाल के बीच में स्पेस डालेंगे, फिर दूसरा कोट डबल कोट डाल के वो पूरा एक आर्ग्यूमेंट बंद हो जाएगा, फिर हम लोग कॉमा डालेंगे। इस कॉमा के बाद हम दूसरा अपना आर्ग्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे जो दूसरा टेक्स्ट वैल्यू हम अपने रिजल्ट में डालना चाहते हैं। अब फिर से हम लोग कॉमा डालेंगे, फिर अपना डबल कोट्स स्पेस डबल कोट क्लोज।
ये डबल कोट के अंदर आप जो भी डालेंगे वो आपके कॉन्कैट के रिजल्ट में आ जाएगा। हम चाहते हैं स्पेस आए, इसलिए हम लोगों ने दो कोट्स के बीच में स्पेस डाला है। उसके बाद फिर से ब्रैकेट, सॉरी फिर से कॉमा, और फिर हम फैक्ट्री को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबाएंगे। अब आपको दिखाई देगा ये बिल्कुल सही तरीके से जैसे हम चाहते हैं वैसे ये नाम आ गया है। तो ये एम्परसैंड साइन जो है ये बिल्कुल कॉन्कैट की तरह ही काम करता है। हमारे इस एग्जाम्पल में हम डालेंगे इज इक्वल टू साइन, फर्स्ट वाला हम लोग सेल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एंड डालेंगे, फिर दूसरा वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, फिर से एंड, और फिर तीसरा वाला। तो इसको डालते ही हम जब एंटर दबाएंगे हमारा रिजल्ट फिर वही वाला आता है बगैर स्पेसेस के। तो हम लोग अब अपने फंक्शन में स्पेसेस भी बिल्कुल उसी तरीके से डालेंगे जैसे कि हमने कॉन्कैट में डाला था। हर एंड के बाद हम लोग फिर से वही डबल कोट खोलेंगे, स्पेस, फिर डबल कोट, और फिर एंड डालेंगे। तो इसमें हम कॉन्कैट में जैसे हम कॉमा डाल रहे थे आर्गुमेंट को अलग करने के लिए, इसमें हम लोग एंड डालेंगे, लेकिन एंड जो है वो कॉन्कैटिनेट भी करता है। तो इसमें हम लोग फिर से स्पेस डाल के हमने ऑलरेडी स्पेस डाल दिया है। अब हम दूसरा सेल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर एंड डालेंगे, फिर हमें स्पेस चाहिए एक, फिर एंड, और फिर फैक्ट्री, और फिर एंटर। तो फिर अब हमें ये बिल्कुल वैसे ही नजर आएगा जैसे हम चाहते हैं। अब चलते हैं दूसरे फंक्शन की तरफ जिसका नाम है टेक्स्ट जॉइन। टेक्स्ट जॉइन जो है वो कॉन्कैटिनेट जैसा ही काम करता है, लेकिन उसमें हम जिस तरह से अलग अलग स्पेसेस डाल रहे थे उसको हम सिर्फ एक ही दफा डालेंगे टेक्स्ट जॉइन में। इसका ये फायदा है, तो आपको बार बार स्पेस डालने की डबल कोट्स में जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग खोलते हैं टेक्स्ट जॉइन। जैसे ही हम टेक्स्ट जॉइन डालेंगे तो ये हमें ऑप्शंस, हमारे सारे आर्ग्यूमेंट्स के ऑप्शंस दिखाएगा कि आपको क्या क्या डालना है। सबसे पहला है डीलिमिटर। डीलिमिटर वो वाला कैरेक्टर होगा या वो वाला वर्ड या वो वाला कैरेक्टर, मेनली वही, जैसे कि स्पेस है, कॉमा है, ऐसी क्या चीज है आप चाहते हैं डालना जो आपके वर्ड्स को अलग अलग करेगा। तो हमारे केस में, हमारे एग्जाम्पल में हम चाहते हैं कि देसी, फिर आइसक्रीम, फिर फैक्ट्री, इन तीनों के बीच में एक स्पेस हो। तो इसीलिए हम लोग डालेंगे डबल कोट स्पेस डबल कोट, मतलब हम स्पेस डालना चाहते हैं बीच में, हमारा मेन कैरेक्टर इसमें है स्पेस। उसके बाद फिर जब हम लोग कॉमा दबाएंगे, फिर हमारा दूसरा आर्ग्यूमेंट है इग्नोर अंडरस्कोर एम्प्टी। इसमें दो ऑप्शंस हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। इस आर्ग्यूमेंट का मतलब ये है कि जब हम वर्ड्स को, जब हम हमारे टेक्स्ट को कॉन्कैटिनेट या जॉइन कर रहे हैं, तो क्या हम खाली सेल्स को इग्नोर कर दें, उनको छोड़ दें जैसे है, या हमारे टोटल पूरे रिजल्ट में उन खाली सेल्स को भी इंक्लूड करें। तो हमारे एग्जाम्पल में हम चाहते हैं कि अगर बीच में कोई भी खाली सेल हो तो उसे इग्नोर कर दिया जाए, तो हम ट्रू सेलेक्ट करेंगे। ट्रू के बाद फिर हम लोग अपना, इसमें आता है आर्ग्यूमेंट टेक्स्ट वन। टेक्स्ट वन को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग क्लिक करेंगे अपने फर्स्ट टेक्स्ट पे, उसके बाद सेकंड टेक्स्ट पे, हम ये भी कर सकते हैं, या फिर अगर हम जल्दी थोड़ा टाइम बचाना चाहते हैं तो हम तीनों सेल्स को एक साथ सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसे रेंज, अपनी रेंज भी डाल सकते हैं, इससे बहुत वक्त बचेगा। ब्रैकेट क्लोज और एंटर दबाते ही हमारा वर्ड उन स्पेसेस के साथ मिलकर एक वर्ड बनके हमें रिजल्ट में नजर आता है। तो इन सारे तीन किस्म के जॉइन वाले जो फंक्शंस हैं, कॉन्कैटिनेट, एम्परसैंड और टेक्स्ट जॉइन, जो टेक्स्ट जॉइन है वो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होगा आपके किसी भी वर्ड्स को मिलाने के रिक्वायरमेंट में। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास वर्ड्स या टेक्स्ट या कोई भी सेल्स हैं वो एक टेक्स्ट सेल में कॉन्कैटिनेट हो जाएं या जॉइन हो जाएं, टेक्स्ट जॉइन सबसे ज्यादा पावरफुल फंक्शन है। अब हमारा फंक्शन है राइट, लेफ्ट और मिड फंक्शंस। ये वो फंक्शंस हैं जो आपके जो टेक्स्ट वाला सेल है उसके राइट साइड पे आपको अगर उसका कोई टेक्स्ट चाहिए वापस, या उसके लेफ्ट साइड से आपको कोई टेक्स्ट चाहिए, या उसके मिडिल में से सॉरी कोई टेक्स्ट चाहिए, तो आप ये वाले फंक्शंस यूज कर सकते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल में हम चाहते हैं कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड से जो तीन नंबर्स हैं वो हमें मिले। उसके लिए हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू लेफ्ट,
और फिर हम लोग अपना वो सेल सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमारा पूरा टेक्स्ट है, जैसे ये वाला। अब हम चाहते हैं कि हमारे फर्स्ट 3 नंबर जो हैं वो हमें जवाब में वापस आए, तो हम 3 दबा के ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबाएंगे, तो ये हमें इसके फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स जवाब में दे देगा। अगला फंक्शन हमारा है लेन। लेन जो है वो है लेंथ का शॉर्ट फॉर्म। जो हम चाहते हैं अगर किसी भी सेल का लेंथ मालूम करना, मतलब उसकी कितनी, उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं उसकी लंबाई मालूम करना, तो हम लोग यूज करते हैं लेंथ फंक्शन। तो इस केस में हम लोग टाइप करेंगे लेन और ब्रैकेट खोल के अपना सेल रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और जब हम एंटर दबाएंगे तो ये हमें देता है 22। इसका मतलब ये है कि देसी आइसक्रीम फैक्ट्री में 22 कैरेक्टर्स हैं जिसमें स्पेस भी काउंट होता है। तो 4 कैरेक्टर्स हैं देसी, फिर 3 कैरेक्टर्स हैं आइस, फिर एक डैश भी है, फिर क्रीम के 5 कैरेक्टर्स, फिर फैक्ट्री के 7 कैरेक्टर्स। ये सब ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 20, और फिर उसमें हम ऐड करेंगे ये 2 कैरेक्टर्स जो स्पेस भी हैं, ये भी काउंट होंगे, और फिर वो हमें देता है आंसर 22। हमारा अगला फंक्शन है फाइंड या सर्च। फाइंड और सर्च जो है वो एक ही काम करते हैं, बस के फाइंड जो है वो केस सेंसिटिव है। इसका मतलब अगर आप कैपिटल वो अल्फाबेट्स यूज कर रहे हैं या लोअर केस अल्फाबेट्स यूज कर रहे हैं, तो फाइंड जो है वो उनको भी उस अपनी सर्च में इंक्लूड करता है। लेकिन जो सर्च फंक्शन है, आपका अल्फाबेट्स कैपिटल हो या स्मॉल हो उसे उस फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको ए बी सी ढूंढना है तो चाहे वो कैपिटल में हो आपके सेल्स में या डेटा में, या स्मॉल लेटर्स में हो, वो फिर भी उसे ढूंढ के आपके सर्च रिजल्ट में दे देगा। तो इस एग्जाम्पल में हम चाहते हैं कि हम एट जो साइन है उसकी पोजीशन ढूंढें। तो ये फाइंड और सर्च जो फंक्शंस हैं ये हमें उस कैरेक्टर की जगह का नंबर देते हैं जो हम अपने फंक्शन में डालेंगे। तो इस एग्जाम्पल में हम यूज करते हैं जैसे कि सर्च, और हम चाहते हैं कि इस सेल में से एट साइन ढूंढे, तो हम लोग एट साइन डालेंगे। उसके बाद कौन से सेल में हमें उसको ढूंढना है, वो ये वाला सेल है। उसका जो लास्ट वाला कैरेक्टर है वो अभी ऑप्शनल है, तो इसलिए अब हम उसको क्लोज करके एंटर दबाते हैं। जैसे ही हम एंटर दबाएंगे हमें ये दिखाई देगा कि इसने हमें एक नंबर दिया है, नंबर 6। नंबर 6 उस पोजीशन का नाम नंबर है जहां पे एट सिंबल हमारा है। सो KIRAN जो है वो 5 कैरेक्टर्स हैं, और जो एट सिंबल है वो 6 कैरेक्टर है। तो आपको लग रहा होगा कि ये नंबर किस काम आएगा हमारे, क्यों हम इस तरह से ढूंढना चाहेंगे कि कोई कैरेक्टर कौन से पोजीशन पे है। तो ये वाले जो फंक्शंस हैं ये दूसरे और फंक्शंस के साथ मिलकर बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट सर्चेस हमें दे सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट हमें दे सकते हैं, हमें उन चीज़ों के जवाब दे सकते हैं जो हम खुद एक एक करके ढूंढेंगे तो उसमें बहुत वक्त लगेगा। तो फाइंड और सर्च का एक ही जैसा रिजल्ट होता है, तो यहाँ पे हम फाइंड भी इस्तेमाल करके देख लेते हैं। तो फाइंड डालेंगे और हम चाहते हैं कि एट सिंबल हमें ढूंढ के बताए कि कौन से पोजीशन पे है और ये वाले सेल में से, और फिर हम एंटर दबाते हैं तो हमें वो सेम ही नंबर देगा। अब हम चाहते हैं कि हम इस सेल में से जो भी वो कैरेक्टर्स हैं जो एट साइन से पहले आए हैं हम वो ढूंढें। तो उसके लिए हम यूज करेंगे लेफ्ट। लेफ्ट से अब वो हमें वो टेक्स्ट या वो टेक्स्ट वापस देगा हमारे डेटा में से जो एट साइन से पहले आया है। लेकिन वो एट साइन से पहले लाने के लिए, वो एट साइन ढूंढने के लिए हम यूज करेंगे अपना फाइंड फंक्शन। उसके बगैर लेफ्ट साइन उसे उस कैरेक्टर को ढूंढ नहीं सकता। तो लेफ्ट हम लोग सिंबल लेफ्ट टेक्स्ट चाहते हैं इस सेल में से। अब हम चाहते हैं ये उधर
एट सिंबल ढूंढे। तो उसके लिए हम लोग अपना फिर से वही सेम फंक्शन डालेंगे जो हमने ऊपर डाला था। तो अब ये एट साइन ढूंढ के हमें देगा इस वाले कैरेक्टर में से, और अब हमें ये एंटर दबाते हैं। जैसे ही हम एंटर दबाएंगे ये हमें एट सिंबल के साथ, मतलब हमें 6 कैरेक्टर्स वापस दे रहा है, क्योंकि फाइंड जो है हमें, जैसे हमने के ऊपर देखा, हमें 6 कैरेक्टर्स वापस कर रहा है। हम 6 नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ये एट सिंबल उसमें से हमारे रिजल्ट में से निकल जाए। तो हम लोग अपने फंक्शन में जाकर जो हमारा फाइंड का रिजल्ट है, मतलब वो 6 है, उसमें से हम एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वो एक सब्ट्रैक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि एट सिंबल उसमें से निकल जाए, एक कैरेक्टर जो एट सिंबल है। उसको निकालने के बाद हम लोग एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमें सिर्फ किरण दे देगा जो कि इस एट सिंबल से पहले है। अगर हम कोई ऐसा हमारे पास डेटा हो जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हों, 5 कैरेक्टर से ज्यादा हों, मैं आपको एक एग्जाम्पल में दिखा देती हूँ। जैसे कि मैंने ये लिया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया और इधर मैंने लिखा किरण 5252। अब हमारे पास सिर्फ 5 कैरेक्टर्स नहीं बल्कि 4 कैरेक्टर्स और ऐड हो गए हैं। अब हम चाहते हैं हमारे फंक्शन में से, इस फंक्शन में जाते हैं हम लोग और अब हम अपना सेल रेफरेंस चेंज कर देंगे। तो हमारा अब नया सेल रेफरेंस है E27। तो A28 हमारा ये पुराना वाला रेफरेंस है, अब हम चाहते हैं E27, तो हम उसको भी अपडेट इसी में कर देंगे E27। तो जैसे ही मैंने E27 लिखा यहाँ पे साइड में एक ब्लू बॉक्स आ गया दिखाने के लिए कि कौन सा सेल सिलेक्ट हुआ है आपके फंक्शन में। और अब मैं एंटर प्रेस करूंगी। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करती हूँ तो वो सिर्फ वो वाले सारे कैरेक्टर्स मुझे दे देगा जो एट सिंबल से पहले हैं। ये बहुत पावरफुल है और ये सर्च करने में आपकी बहुत मदद करेगा। तो चलिए अब चलते हैं हम लॉजिकल फंक्शंस की तरफ, और उसके लिए हम अपनी लॉजिकल वर्कशीट पे जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि दो सेल्स की वैल्यू इक्वल है कि नहीं। तो उसे चेक करने के लिए जब हम लोग अपना इसमें फंक्शन या ऑपरेटर्स डालेंगे तो वो हमें या तो ट्रू वैल्यू देगा या फिर फॉल्स। अगर दोनों सेल्स की वैल्यू मैच करती है तो हमें ट्रू मिलेगा, और अगर सेल्स की वैल्यू मैच नहीं करती तो हमें फॉल्स मिलेगा। तो इस एग्जाम्पल में हम इस सेल A2 और B2 को कंपेयर करेंगे। उसे कंपेयर करने के लिए हम लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे अपना फंक्शन इक्वल टू साइन से, और उसके बाद हम लोग अपने पहले सेल को सिलेक्ट करेंगे और फिर इक्वल टू साइन डालेंगे और फिर अपना दूसरा सेल सिलेक्ट करेंगे। तो ये चेक करता है कि क्या सेल A2 B2 के इक्वल है या नहीं। तो जाहिर है आपको नजर आ रहा होगा कि हमारे पास ये दो बिल्कुल अलग वर्ड्स हैं इस दोनों सेल्स में। इधर देसी आइसक्रीम फैक्ट्री लिखा हुआ है और इधर हाँ कि ना लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ पे फॉल्स मिलना चाहिए। तो जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमें फॉल्स मिलता है। तो ये सिर्फ आप टेक्स्ट से नहीं बल्कि नंबर्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि ये हम लोग 12 को कंपेयर करेंगे 5 से, तो ये फॉल्स है। हम चाहते हैं अब के हम कंपेयर करें कि ये देखें कि 12 क्या 5 से बड़ा है, ग्रेटर है। तो उसके लिए हम लोग ग्रेटर दैन साइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे इक्वल टू 12 जो A3 है सेल, ग्रेटर दैन 5। इसका आंसर ट्रू आना चाहिए क्योंकि 12 5 से ग्रेटर है। तो हम एंटर दबाएंगे तो आंसर ट्रू आया। अब हम लोग उल्टा भी चेक कर सकते हैं, 12 लेस देन 5। उसके लिए हम इक्वल टू साइन डालेंगे, 12 लेस देन 5। यहाँ पे आंसर फॉल्स आना चाहिए। तो आपने देखा कि सिर्फ ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स इक्वल टू साइन और ग्रेटर देन साइन और लेस देन साइन यूज करके आप वैल्यूज दो सेल्स को कंपेयर कर सकते हैं। इन लॉजिकल ऑपरेशंस में आप एंड फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। उससे आप दो वैल्यूज को एक ही सेल में एक ही फंक्शन में कंपेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल करते हैं। उसके लिए हम इक्वल टू लिखेंगे सबसे पहले और फिर एंड
डालेंगे। एंड एक फंक्शन है जो यहाँ पे लिस्ट में भी आपके पास आ गया है, उसको सिलेक्ट करके हमने ओपन ब्रैकेट किया और हम लोग अपना पहला कंपैरिजन करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे, सेलेक्ट करेंगे हम सेल A3 को, A3 ग्रेटर देन 5, इसका आंसर ट्रू है। अब हम लोग कंपेयर करेंगे A3 ग्रेटर देन 10, A3 ग्रेटर देन B4 जो 10 है वो भी ट्रू है। तो जब एंड दो ट्रू और ट्रू को एंड करते हैं तो हमारा आंसर ट्रू ही आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू हैं। हम एंटर दबाएंगे तो हमें आंसर ट्रू मिलेगा। अब हम लोग ऐसी कंपैरिजन करेंगे जिसका एक आंसर फॉल्स होगा। तो एग्जाम्पल करते हैं, इज इक्वल टू, फिर एंड लिखेंगे अपना, और फिर हम लोग एक कंपैरिजन करेंगे 12 लेस देन 5, इसका आंसर फॉल्स है। और दूसरा 12 ग्रेटर देन 10, इसका आंसर ट्रू है। क्योंकि इन दोनों कंडीशंस में से एक आंसर फॉल्स है तो हमारा ओवरऑल आंसर, मतलब इस पूरे फंक्शन का आंसर भी फॉल्स होना चाहिए। तो हमें फॉल्स मिला। अब चलिए हम लोग और फंक्शन भी देखते हैं। और फंक्शन, और फंक्शन में कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो सकती है हमें ट्रू देने के लिए रिजल्ट। तो इसमें और फंक्शन ऐसा है कि या ये कंडीशन ट्रू हो या फिर ये, इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो हमें आंसर ट्रू ही मिलेगा। तो अब हम देखते हैं, हम लिखते हैं फर्स्ट कंडीशन हमारी 12, क्या 12 इज इक्वल टू 5, इसका आंसर असल में फॉल्स है। और फिर क्या 12 इज ग्रेटर देन 10, इसका आंसर ट्रू है। तो हमें इस पूरे फंक्शन का आंसर ट्रू मिलना चाहिए क्योंकि इसमें से एक ऐसी कंडीशन है जो ट्रू है। हम एंटर दबाएंगे और हमें ट्रू मिलता है। अब चलते हैं हम इफ स्टेटमेंट की तरफ। इस एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ पे कुछ आइसक्रीम फ्लेवर्स का डेटा है जिसमें लिखा हुआ है कि कितने आइसक्रीम फ्लेवर्स किस हिसाब से कितने बिके हैं। तो इफ स्टेटमेंट यूज करके हम इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं, डू वी सेल मोर चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, हम चॉकलेट ज्यादा बेचते हैं या स्ट्रॉबेरी। तो उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे अपने फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन पे। यहाँ पे हम टाइप करेंगे इफ। जैसे ही हम इफ टाइप करते हैं वो सारे स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, वो सारे फंक्शंस की लिस्ट आ जाती है जिसमें इफ का कोई भी पॉसिबिलिटी है। तो उसके लिए अब हम लोग चाहते हैं इफ फंक्शन यूज करना, उस पर डबल क्लिक करेंगे। इधर हम चेक करना चाहते हैं कि कौन सा फ्लेवर, चॉकलेट या वेनिला, या सॉरी इसमें क्वेश्चन में चॉकलेट या स्ट्रॉबेरी है, चॉकलेट या स्ट्रॉबेरी इन दोनों में से कौन सा वैल्यू ज्यादा है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, इस पे सिलेक्ट करेंगे चॉकलेट ग्रेटर देन स्ट्रॉबेरी। तो हमारा टेस्ट ये है, क्या चॉकलेट स्ट्रॉबेरी से ग्रेटर है, ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो आंसर होना चाहिए चॉकलेट, और अगर ज्यादा नहीं है तो आंसर होना चाहिए स्ट्रॉबेरी। अब इस पे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आंसर आया स्ट्रॉबेरी, क्योंकि चॉकलेट स्ट्रॉबेरी से ज्यादा नहीं है। अब चलो देखते हैं, जैसे किसी एक अच्छे दिन हमारा चॉकलेट का फ्लेवर ज्यादा बिका तो हमने यहाँ पे चॉकलेट का डेटा अपडेट कर दिया। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी ये आंसर भी अपडेट हो गया क्योंकि ये नंबर इस नंबर से ज्यादा हो गया। हमारे अगले एग्जाम्पल में हम लोग एंड फंक्शन भी यूज करेंगे इफ के साथ। तो इसमें इस क्वेश्चन में हम चेक करना चाहते हैं कि क्या चॉकलेट फ्लेवर दूसरे फ्लेवर से ज्यादा बेचता है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम छोटा कर देती हूँ ताकि आपको दोनों लैंग्वेजेस में नजर आए। क्या चॉकलेट सभी दूसरे फ्लेवर्स से ज्यादा बिकती है। उसके लिए हम सबसे पहले अपना इंसर्ट फंक्शन खोलेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इफ। अपना इफ स्टेटमेंट डाल के उसके अंदर हम दो टेस्ट्स करना चाहते हैं
कि चॉकलेट फ्लेवर स्ट्रॉबेरी से ज़्यादा भी बेचता है और वनीला से भी ज़्यादा बेचता है, तो उसे हमें चेक करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे अपना सबसे पहले लिखेंगे एंड, क्योंकि हमें दो दो चीज़ों को चेक करना है। अब हम ये चेक करना चाहते हैं क्या चॉकलेट ग्रेटर देन वनीला, और फिर कॉमा डालेंगे, क्या चॉकलेट ग्रेटर देन स्ट्रॉबेरी, और फिर इसको क्लोज करेंगे। अगर ट्रू है तो हमें आंसर दे यस, और अगर फॉल्स है तो हमें आंसर दे नो, और फिर हम ओके पे क्लिक करेंगे। तो आंसर आया यस, क्योंकि ये 193 है जो वनीला और स्ट्रॉबेरी दोनों से कम है। अगर अब मैं चॉकलेट को थोड़ा कम कर देती हूँ यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा नो, क्योंकि चॉकलेट अब इन दोनों से ज्यादा नहीं बेचती। उसी तरह हम और स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं, और ओ आर, कि क्या चॉकलेट वनीला से ज्यादा बेचती है या स्ट्रॉबेरी से ज्यादा बेचती है, इन दोनों में से एक से ज्यादा बेचती है। उसके लिए मैं पहले इसको एक कम कर देती हूँ ताकि हमें नजर आए कि उनमें से एक से ज्यादा बेचती है। तो उसके लिए हम लोग वही सेम, बिल्कुल सेम इक्वेशन यूज करेंगे, पूरा एक ही फंक्शन यूज करेंगे जो हमने एंड में यूज किया था, और एंड की जगह हम लिखेंगे और, उसको एंड को निकाल के, एंड को मिटा के हम लिखेंगे और, बाकी पूरा फंक्शन सेम रहेगा। और फिर हम क्लिक करेंगे ओके पे। इस फंक्शन में वो क्या चेक कर रहा है? इस फंक्शन में वो ये चेक कर रहा है कि क्या स्ट्रॉबेरी वनीला से ज्यादा है। हमारे केस में नहीं है, लेकिन क्या चॉकलेट स्ट्रॉबेरी से ज्यादा है? यहाँ पे था क्या चॉकलेट वनीला से ज्यादा है, वो फॉल्स था। यहाँ पे है क्या चॉकलेट स्ट्रॉबेरी से ज्यादा है, वो तो है ज्यादा, तो आंसर आया यस। इन दोनों में से एक कंपैरिजन ट्रू है, तो इसलिए आंसर आया यस। अब ये एग्जाम्पल में हम लोग इफ नेस्टेड इफ्स को देखेंगे। इस एग्जाम्पल में हम जानना चाहते हैं कि वनीला आइसक्रीम का प्राइस क्या है। उसके लिए हमारा फंक्शन ऐसे होगा, हम स्टार्ट करेंगे अपने इफ स्टेटमेंट से। इफ अगर ये वाला सेल इस सेल के जितना है या जैसा इक्वल है, तो हमें ये प्राइस रिटर्न करे, नहीं तो फिर दूसरी वैल्यूज चेक करे। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये क्लिक करेंगे, इफ ये वाला सेल इज इक्वल टू दिस, तो फिर हमें वो दे ये वाला प्राइस। अगर वो सेम नहीं है तो फिर वो एक और इफ चेक करे, इसका मतलब वो फिर से चेक करे कि क्या ये वाला सेल इसके इक्वल है। अगर इक्वल है तो फिर हमें वो ये वाला प्राइस दे, और अगर इक्वल नहीं है तो फिर से चेक करे कि क्या ये वाला सेल इसके इक्वल है, और अगर इक्वल है, ये वाला सेल इसके इक्वल है, और अगर इक्वल है तो हमें ये प्राइस दे। और अगर इक्वल नहीं है, हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर हमारे डेटा बहुत ज़्यादा है नीचे और भी, उसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें हमारा फाइनल लास्ट रो तक पहुंच गए हैं, और क्योंकि हमें अभी तक प्राइस नहीं मिला अपने फ्लेवर का, तो हम यहाँ लिख देंगे प्राइस अननोन। ठीक है, और प्राइस अननोन करके फिर हम ब्रैकेट्स क्लोज करना शुरू करेंगे। ब्रैकेट्स क्लोज करने के लिए जब हम यहाँ लास्ट में एंड में पहुंचते हैं तो हमें उसका कलर नजर आता है। तो इस केस में सबसे पहले हमने जो क्लोज किया है वो पर्पल है। यहाँ पे जो पर्पल ब्रैकेट है वो ये पर्पल क्लोज हुआ। फिर हम एक और क्लोज करेंगे, जो यहाँ रेड वाला क्लोज हो गया, दोनों रेड क्लोजिंग हो गई। और फिर लास्ट में ब्लैक, तो ये ब्लैक क्लोज हुआ, तो ये ब्लैक भी क्लोज हो गया। तो ये कलर्स इस्तेमाल करके हम ये देख सकते हैं कि हमने अपना फंक्शन पूरी तरह से बंद कर दिया है, पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है कि नहीं। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करती हूँ तो ये मुझे प्राइस दे देता है 13, जो कि वनीला का है। अब अगर मैं इसको चॉकलेट कर देती हूँ तो ये अपडेट हो जाता है प्राइस चॉकलेट के प्राइस से। और अगर मैं इसको कुछ और बना देती हूँ, चॉकलेट XYZ, तो ये प्राइस अननोन आ जाता है, क्योंकि इस लिस्ट में चॉकलेट XYZ का कोई फ्लेवर नहीं है। अब इफ की तरह यहाँ हमारे पास इफ एस फंक्शन भी है,
जो बिल्कुल सेम काम करता है, बिल्कुल ऐसा ही काम करता है जैसे कि ये इफ, नेस्टेड इफ, जिसमें इफ के अंदर ही इफ फंक्शंस हैं, उसकी जगह हम यूज करते हैं इफ एस, मतलब इफ का प्लूरल, जैसे हमने पहले काउंट इफ और मैक्स इफ, सम इफ, एस, ये सब देखे हैं पहले। उसी तरह से इफ एस भी एक फंक्शन है जो ज्यादा कंडीशंस को एक ही फंक्शन में कंपेयर करके आपको आंसर दे देगा। तो इफ एस के लिए हम कंपेयर करना चाहते हैं सबसे पहले इस वैल्यू को इससे। तो ये वाली जो वैल्यू है हमारी चॉकलेट, ये अगर इसके जैसी है तो फिर हमें ये प्राइस दे। फिर हम दूसरा टेस्ट, यहाँ पे नीचे आपको इफ एस, जब आप जैसे ही फंक्शन टाइप करना शुरू करते हैं एक एक करके वो सारी वैल्यूज बोल्ड होती रहती हैं, जिसे आपको अब एंटर करना है। जैसे ही मैंने कॉमा दबाया तो अब लॉजिकल टेस्ट 2 बोल्ड हो गया है। तो अब मुझे दूसरा टेस्ट ये करना है कि क्या ये वैल्यू इस वेनिला के इक्वल है। अगर इक्वल है तो फिर मैं कॉमा डालूंगी तो मुझे ये वाली प्राइस दे दे। मैं अपना थर्ड वैल्यू डालती हूँ, क्या ये थर्ड लॉजिकल टेस्ट डालती हूँ, क्या ये इसके जैसा है। अगर ये इसके जैसा है तो मैं कॉमा डाल के कहती हूँ मुझे ये प्राइस दे दे। फिर मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबाती हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है नॉट अवेलेबल। इसका मतलब पूरी लिस्ट में ऐसा फ्लेवर कहीं नहीं मिला एक्स वाई जी के साथ। अब मैं इस एक्स वाई जी को मिटा के सिर्फ चॉकलेट कर देती हूँ तो वो मुझे 15 दे देता है। अगर मैं इसको वनीला करूंगी तो वो अपडेट होकर मुझे वनीला का प्राइस दे देगा। तो अगर हम देखें तो ये वाला जो फंक्शन है वो हमारे नेस्टेड इफ फंक्शन से काफी आसानी से पढ़ा जा रहा है, बहुत नीट है, बहुत कॉम्प्लेक्स कम है। और इसीलिए हम इस नेस्टेड इफ की जगह ये इस्तेमाल करें, इफ एस इस्तेमाल करें तो बेटर रहेगा। यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला टेक्स्ट डाल के दिखा देती हूँ कि दोनों की लेंथ में कितना फर्क आ रहा है। तो इसमें ज्यादा कुछ लेंथ में फर्क नहीं है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स है कि इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, वो इसमें बहुत आसान हो जाता है इफ एस यूज करके। अब चलते हैं लुकअप वर्कशीट की तरफ। यहाँ पे हमारे पास वी लुकअप फंक्शन लिखा हुआ है। वी लुकअप जो है वो टेबल में से डेटा को ढूंढने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस एग्जाम्पल में हम वी लुकअप इस्तेमाल करके देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हम अपने इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ वी लुकअप पे टाइप करके हमें यहाँ वी लुकअप मिलता है और फिर हमारी ये विंडो खुलती है। तो सबसे पहली वैल्यू है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू इज द वैल्यू टू बी फाउंड इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल। तो ये वो वैल्यू है जो हम ढूंढना चाहते हैं अपनी इस फर्स्ट कॉलम में। तो हमारे एग्जाम्पल में हम चाहते हैं कि वो स्ट्रॉबेरी ढूंढे, तो हम इधर एरो पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर दूसरा वैल्यू है टेबल अरे। तो वो कौन सा टेबल है डेटा का जिसमें से आपको वैल्यू निकालनी है। तो हमारा टेबल ये है, तो हम इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे। तीसरा आर्ग्यूमेंट ये है इज कॉलम इंडेक्स नंबर, इज द कॉलम नंबर इन द टेबल अरे। इस टेबल में वो कॉलम फ्रॉम विच मैचिंग वैल्यू शुड बी रिटर्न्ड, जिसमें से आपको उसकी मैचिंग वैल्यू निकालनी है। इस लुकअप वैल्यू की जो मैचिंग वैल्यू इस टेबल में से निकलेगी, उस वो कौन सा कॉलम है जिसकी आपको वैल्यू अपने आंसर में चाहिए। एग्जाम्पल करेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी समझने में। तो हमारे एग्जाम्पल में हम चाहते हैं कि हम स्ट्रॉबेरी या जिस जो भी फ्लेवर यहाँ पे है उसका प्राइस हमें वापस मिले। तो इस टेबल में ये है कॉलम नंबर 1, ये है कॉलम नंबर 2। हम चाहते हैं कॉलम नंबर 2 की वैल्यू हमें वापस मिले, प्राइस वापस मिले हमें। तो हम अपने एग्जाम्पल में इधर कॉलम इंडेक्स डालेंगे 2। और जो लास्ट वैल्यू जो है वो एक ऑप्शनल वैल्यू है रेंज लुकअप। ये अगर ट्रू होगी तो जो कॉलम की जो चेकिंग, जो यहाँ पे हम लॉजिकल कंपैरिजन करेंगे स्ट्रॉबेरी विद दिस कॉलम ए,
वो 100% नहीं होगी, वो क्लोज टू द स्पेलिंग होगा। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट मैच करना चाहते हैं स्पेलिंग टू स्पेलिंग, तो फिर हम फॉल्स डालेंगे और फिर हम ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने ओके पे क्लिक किया, यहाँ पे हमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का प्राइस मिल गया। ये पिछले इफ स्टेटमेंट की तरह ही इसने काम किया, लेकिन ये बहुत सिंपल है। ये पूरे एक टेबल में आप सिर्फ एक ही फंक्शन डालेंगे। इफ में इफ बहुत सारे कंडीशंस डालने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही पूरा टेबल सर्च करके आपको आंसर दे देगा। अगर हमने इसको वनीला कर दिया तो इसका रिजल्ट भी अपडेट हो जाएगा। अब दूसरा फंक्शन जो हम देखेंगे वो है एक्स लुकअप। एक्स लुकअप जो है वो वी लुकअप का एक नया वर्जन है, और वो सारे नए एक्सेल में अब आपको मिलता है, और वो लुकअप के पूरे फंक्शन को और भी आसान बना देता है। तो चलते हैं अपने इंसर्ट फंक्शन पे। यहाँ पे हम टाइप करेंगे एक्स लुकअप और देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे पूरे हमारे आर्ग्यूमेंट्स की लिस्ट है, जिसमें वो सबसे पहले पूछ रहा है कि आपको कौन सी वैल्यू ढूंढनी है। तो पुराने वी लुकअप के एग्जाम्पल की तरह हम अपना वही फंक्शन, अपना वही सेल वैल्यू फ्लेवर ढूंढेंगे, वनीला। अब ये देखना, दूसरी वैल्यू हमारी ये है लुकअप अरे। ये वी लुकअप से थोड़ा सा अलग है। वी लुकअप में हम पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन इस केस में, एक्स लुकअप के केस में, हम सिर्फ वो कॉलम सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमें सर्च करना है। तो हम वनीला को किस कॉलम में सर्च करना चाहते हैं? कॉलम ए में। तो हम इस एग्जाम्पल में कॉलम ए को सर्च वाला लुकअप अरे सेलेक्ट करेंगे। फिर दूसरा इसका सवाल है रिटर्न अरे। रिटर्न अरे इज द अरे और रेंज टू रिटर्न। इसका मतलब ये है, ये वो वाले कॉलम्स होंगे जो आपको एंटर दबाते ही जवाब में नजर आएंगे। तो इस एग्जाम्पल में अगर मैं सिर्फ प्राइस को सिलेक्ट करती हूँ और फिर मैं ओके पे क्लिक करती हूँ, तो ये मुझे वही सेम रिजल्ट देगा जो हमारे वनीला वी लुकअप वाले वनीला रिजल्ट में हमें नजर आया था। तो इस तरह से एक्स लुकअप बिल्कुल वी लुकअप की तरह ही काम करेगा। अब हम वापस जाते हैं अपने फंक्शन पे। अब आप पूछेंगे कि एक्स और वी लुकअप में फर्क क्या है? तो इसमें ये फर्क है कि अगर हम लोग, एक पहला फर्क ये है कि हम अगर प्राइस के साथ साथ कॉस्ट को भी आंसर में निकालना चाहते हैं, तो हम सिर्फ बी की जगह कॉलम बी और सी दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। अपने एग्जाम्पल में पिछले वाले पार्ट को निकाल देंगे, बी और सी दोनों को सिलेक्ट करेंगे, और जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हमें प्राइस के साथ साथ कॉस्ट भी दे देगा, दोनों कॉलम्स का रिजल्ट दे देगा। इसका एक और एडवांटेज ये है कि अगर आपका जो सर्च अरे है, वो वाला कॉलम जिसमें आपको सर्च करना है, अगर वो फर्स्ट कॉलम नहीं है, सेकेंड या थर्ड कॉलम है, तो वी लुकअप उसमें काम नहीं करेगा। वी लुकअप में अगर आपको किसी भी वैल्यू को ढूंढना है एक टेबल में, तो वो वैल्यू आपके फर्स्ट कॉलम में ही होनी चाहिए और किसी कॉलम में नहीं हो सकती। लेकिन एक्स लुकअप में ऐसा नहीं है। एक्स लुकअप में आपका सर्च वाला कॉलम कहीं भी टेबल में हो सकता है। अब हमारा अगला वर्कशीट है डेट और टाइम फंक्शंस के बारे में। ये बहुत सिंपल से दो फंक्शंस हैं डेट और टाइम के बारे में जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो ये वो फंक्शंस हैं, इसमें आपको कोई आर्ग्यूमेंट डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप सिर्फ टुडे लिखें, ब्रैकेट्स डालें, और जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं तो आज की डेट आ जाती है। नाउ भी इसी तरह का फंक्शन है। नाउ जो है वो सिर्फ डेट नहीं देता, डेट के साथ साथ अभी इसी वक्त का टाइम भी आपको दे देता है। अब फाइनली हमारी आखिरी वर्कशीट है बोनस। इसमें थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स मैं दिखाना चाहती हूँ आपको। तो आपको यहाँ पे एक टेबल नजर आ रहा होगा जिसमें बहुत सारे नंबर्स डाले गए हैं। इन टेबल में कुछ सेल्स ऐसे हैं जिसमें आपको ऊपर नजर आ रहा हो कि वो नंबर्स एडिशन हुए हुए हैं, फॉर्मूलाज हैं, और कुछ ऐसे सेल्स हैं जो सिर्फ नंबर्स हैं।
इसमें और कुछ नहीं है सिवाय नंबर्स के, और कुछ हैं जिसमें फॉर्मूलाज डले हुए हैं। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा सेल है जिसमें फॉर्मूला है और कौन सा ऐसा सेल है जिसमें सिर्फ नंबर है, तो आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल प्लस टिल्डा का की दबाएं। मैंने यहाँ पे नीचे बता दिया है कि टिल्डा की कौन सी है। वो बिल्कुल 1 के लेफ्ट साइड पे जो की होती है जिसपे एक वेव सा बना हुआ होता है, वो है टिल्डा की। तो कंट्रोल और टिल्डा को दबाएंगे तो उससे हमारे वो सारे सेल के अंदर क्या कंटेंट्स हैं वो हमें यहाँ पे नजर आ जाएंगे। आप फिर से वही बटन कंट्रोल प्लस टिल्डा दबाएंगे तो आपके नंबर्स वापस आ जाएंगे। ये एक ट्रिक है। दूसरी ट्रिक ये है कि अगर आपको अपने सेल्स में अपने फॉर्मूला वाले सेल्स को हाईलाइट करना है, तो हम जाएंगे होम टैब पे। वहां पे बिल्कुल राइट साइड पे आपको एडिटिंग ग्रुप के अंदर नजर आएगा फाइंड एंड सिलेक्ट। उस पर क्लिक करेंगे और फिर हम जाएंगे फॉर्मूलाज पे। जैसे ही हम फॉर्मूलाज पे क्लिक करेंगे तो हमारे वो सारे सेल्स हाईलाइट हो जाएंगे जिसमें फॉर्मूलाज हैं, सिर्फ नंबर्स नहीं हैं। तो मैं जब वो हाईलाइट हो जाते हैं, मैं चाहूँ तो उसके अंदर कलर डाल सकती हूँ ताकि मैं देख सकूं कि कौन से ऐसे सेल्स हैं जिसमें फॉर्मूलाज डले हुए हैं। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि हमारे जो सेल्स हैं वो दूसरे सेल्स को रेफरेंस कर रहे हैं इक्वेशंस या फंक्शंस डालने के लिए। ये वाली में तो सिर्फ नंबर्स डले हुए हैं, लेकिन इस वाली में दो सेल्स को रेफरेंस किया हुआ है। तो अगर हमें ये देखना है कि एक सेल में कौन से दूसरे सेल्स का रेफरेंस डला हुआ है ताकि हम किसी अपने लंबे फंक्शन को ट्रबल शूट करके उसका कोई इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है वो निकाल सकें, तो उसके लिए हम सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे फॉर्मूलाज पे और यहाँ पे ऊपर आपको फॉर्मूला ऑडिटिंग के अंदर एक नीचे ऑप्शन है जिसका नाम है ट्रेस डिपेंडेंस या ट्रेस प्रेसिडेंस। ये दोनों वो ऑप्शंस हैं जो बताएंगे कि जो आपका सिलेक्टेड सेल है वो किन सेल्स पे या तो डिपेंड करता है या किन सेल्स कौन से सेल्स उस पे डिपेंड करते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमारा सेल जो है वो सेल B3 और A2 पे डिपेंड करता है, तो उसके डिपेंडेंट्स नहीं होंगे, उसके प्रेसिडेंट्स होंगे। तो हम जब प्रेसिडेंट्स पे क्लिक करेंगे तो वो हमें ये दिखा देगा कि कौन से दो सेल्स ऐसे हैं जो इस सेल में यूज हुए हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे रिमूव एरोज का बटन है जिसपे हम अगर क्लिक करेंगे तो वो एरोज हट जाएंगे। दूसरा जो ऑप्शन है वो है ट्रेस डिपेंडेंस का, मतलब कौन से ऐसे सेल्स हैं जो आपके सिलेक्टेड सेल पे डिपेंड करते हैं, मतलब आपका सिलेक्टेड सेल उस सेल में यूज हुआ है कहीं। तो इस एग्जाम्पल में जब मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ लिखा हुआ आता है द ट्रेस डिपेंडेंस कमांड फाउंड नो फॉर्मूलाज दैट रिफर टू द एक्टिव सेल। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा दूसरा सेल नहीं है इस पूरे टेबल में जो इस सेल को रेफरेंस करता है, B4 को। हम ओके पे क्लिक करते हैं, फिर हम जाते हैं इस सेल पे। यहाँ पे भी हम ट्रेस प्रेसिडेंस पे जब क्लिक करेंगे तो ये वो दो सेल्स बता देगा जो इस सेल में यूज हो रहे हैं। अगर हम ट्रेस डिपेंडेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी वही एरर या वही वार्निंग मैसेज आ रहा है कि और कहीं ये यूज नहीं हुआ। तो चलिए इस एग्जाम्पल में अब हम पहले इसको क्लियर कर देते हैं और अब यहाँ पे हम A2 की जगह A3 डालते हैं। तो अब हमारा जो सेल है वो A3 इसका प्रेसिडेंट है। तो यहाँ पे हम ट्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक करेंगे तो ये इस सेल का ये A3 है, सेल A3 सेल जो है वो इस सेल के अंदर इसके फॉर्मूला में यूज होता है और इसका मतलब ये है कि ये वाला सेल इस सेल पे डिपेंडेंट है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। एंड तक देखने के लिए थैंक यू। ऐसे और भी कई वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, जरूर देखें और सीखें।
देसी टेक स्कूल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक और रिक्वेस्ट कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।